कहानी की शुरुआत प्रोटैगनिस्ट के ये कहने से होती है कि उसे हर रात एक ही सपना आता है, एक भयानक सपना, ज़ॉम्बीज़ से भरा हुआ। एक ऐसा सपना जिसमें अपोकलिप्स धरती पर आ चुका होता है, एक नाइटमेयर जहां लिविंग लोगों की दुनिया हेल बन चुकी होती है और वो खुद इस सब के बीच एक ही मिशन के साथ मौजूद होता है। मिशन था अर्थ से सारे ज़ॉम्बीज़ को इरेडिकेट करना और रिवॉर्ड था सब कुछ ओरिजिनल स्टेट में रिस्टोर करना। उस जगह पर वो एक हंटर था, सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव के साथ, और वो खुद से पूछता है क्या आप शुरू करने का समय आ गया है। वो अपने हाथ में पकड़े डिवाइस को प्रेस करता है और पूरी सिटी एक्सप्लोड होने लगती है। बिल्डिंग्स कोलैप्स होते ही ज़ॉम्बी होर्ड पागल हो जाता है और वो खुद को स्ट्रीट में फेंक देता है। एक लड़का स्टाइल में अपीयर होता है, हाथ में चेन पकड़े हुए। वो जमीन पर लैंड करता है, पहले ज़ॉम्बी को किक करता है और चेन के एक स्विंग में 2 और ज़ॉम्बीज़ को स्लाइस कर देता है। बाकी उसकी प्रेजेंस नोटिस करते हैं, 1 सेकंड के लिए रुकते हैं और फिर उसकी तरफ रश करते हैं, लेकिन चेन के एक और स्पिन से वो सबकी लेग्स पर लैश करता है। एक ज़ॉम्बी पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन स्टमक में किक खाता है। वो चेन कटाना से भी ज्यादा शार्प होती है। 3 और ज़ॉम्बीज़ पीछे से दौड़ते हुए आते हैं और वो फेमस हेलीकॉप्टर मूव परफॉर्म करता है। कुछ मोमेंट्स बाद ब्लड ड्रिप कर रहा होता है और वो पूरी स्ट्रीट क्लियर कर चुका होता है, लेकिन जैसे ही वो मॉन्स्टर्स को कर्स करने लगता है, जमीन ट्रेम्बल करने लगती है। वो सोचता है कि उसके नाइटमेयर में अचानक अर्थक्वेक क्यों शुरू हो गया। तभी पास का एसफॉल्ट टूटने लगता है और जमीन के अंदर से एक मैसिव फ्लैशी हैरी टूथी वर्म बाहर निकलता है। ये क्या है? क्रीचर लड़के की तरफ रॉर करता है और वो यकीन नहीं कर पाता कि वो क्या देख रहा है। अगले ही मोमेंट ऐसा लगता है जैसे उसे निगल लिया गया हो। मिशन फेल हो जाता है और वो एक बार फिर मर जाता है। अचानक वो बेड में जाग जाता है और कहता है ये बहुत अनफेयर है। कुछ समय बीतता है और वो अपने सामने बैठी वुमन से कहता है कि उसने कल रात के नाइटमेयर में जो हुआ सब लिख लिया है। वो कहती है कि वो ये पहले ही 99 बार लिख चुका है और उसे याद है कि जैसे कल ही वो पहली बार यहाँ आया था, पूरी तरह ड्रेन्ड। ये उसकी साइकाइट्रिस्ट है चॉय नाय। प्रोटैगनिस्ट सोचते हुए कहता है कि 2 साल पहले ये नाइटमेयर बिना किसी वार्निंग के शुरू हुआ। वल्नरेबल लोगों की लगातार डेथ्स, जिसमें वो खुद भी शामिल था, बार बार रिपीट होती रहीं। हर दिन वो रात के बीच में डर के साथ जागता और धीरे धीरे ये उसकी लाइफ रुइन करने लगा। हर रात ऐसा सपना आना उसे साइकोलॉजिकली और फिजिकली मार रहा था और इसी वजह से उसने साइकाइट्रिस्ट को दिखाना शुरू किया। क्यूडेन उसे बैठने को कहती है और पूछती है कि क्या वो नाइटमेयर्स की वजह से यहाँ है। स्केलेटल सा दिखने वाला यंग मैन हाँ कहता है। वो उससे और एक्सप्लेन करने को कहती है। वो जवाब देता है कि वे ज़ॉम्बीज़ के बारे में है। उसी दिन उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है, काउंसलिंग सेशंस, हिप्नोसिस, यहाँ तक कि मेडिकेशंस भी, लेकिन फिर भी नाइटमेयर्स रुकते नहीं और वो स्क्रीमिंग करते हुए जागता रहता। एक दिन वो पूछती है कि क्या नाइटमेयर्स हमेशा एक जैसे होते हैं। वो उसे एक नोटबुक देती है और कहती है कि अगर सपने सेम हैं तो वो कोई अलग डिसीजन लेने की कोशिश कर सकता है। वो चाहती है कि वो सब कुछ लिखे और वो सोचेगी कि वो क्या कर सकता है। प्रोटैगनिस्ट थोड़ा कंफ्यूज होता है कि नाइटमेयर्स पर इतना फोकस क्यों, लेकिन वो कहती है कि ये सिर्फ पहला स्टेप है, बाद में बाकी हैंडल किया जाएगा। वो उसे पेन देती है और कहती है कि अब से सब कुछ लिखना। फिर से नाइटमेयर में वो जिंदा जलाकर खा लिया जाता है और उसे याद आता है कि जब उसने इस सिचुएशन के बारे में बताया था तो उसने पूछा था कि क्या आसपास कोई वेयरहाउस नहीं है। उसने हाँ कहा था और उसने उसकी एडवाइस फॉलो करने का फैसला किया। वो पास के वेयरहाउस में भागता है और वेपन ढूंढने लगता है। क्रोबार पकड़ता है और ज़ॉम्बी की तरफ दौड़ता है, उसके सिर पर मारता है और वो गिर जाता है। आखिरकार वो अपने ही ड्रीम में फाइट बैक कर पाया था और वहीं से नाइटमेयर्स बदलने लगे। प्रेजेंट में वापस क्रो कहती है कि वो लिमिट पर है। वो पूछती है कि क्या वो सच में 100th ड्रीम में भी अकेले ही कंटिन्यू करेगा। वो कहता है कि वो भी जानती है और वो भी कि ह्यूमंस ज़ॉम्बीज़ से भी ज़्यादा फिल्थी हैं। वो कहती है कि उसे पता है लेकिन अच्छे लोग भी होते हैं। वो जवाब देता है कि अच्छे लोग अब किसी से जुड़ना ही नहीं चाहते। वो कॉफ़ी का सिप लेता है और कहता है कि भले ही ये सिर्फ सपना हो, उसने 1-2 लोगों को उसकी मदद करते हुए मरते देखा है। उसके पास दूसरों को प्रोटेक्ट करने की पावर नहीं है और यही बात उसे दबा देती है। मे गला साफ करती है और रियलाइज़ करती है कि ये ड्रीम्स उसके लिए इतने रियल हैं कि उसे सच में एलाइज खोने जैसा लगता है। वो बुक बंद करती है और कहती है कि खाने का टाइम हो गया है। वे सूप लेने जाएंगे और वो पे करेगी। वो आंख मारते हुए उसे जल्दी करने को कहती है। बाद में वे कन्वीनियंस स्टोर जाते हैं। वे वहाँ सूप पी रहे होते हैं और वो उसकी तारीफ कर रही होती है। हमारा गाय मुस्कुरा रहा होता है। तभी वो किसी को चिल्लाते सुनता है। वो साइड में देखता है और एक ग्रीन शर्ट वाला आदमी कैशियर से बहस कर रहा होता है। वो चिल्ला रहा होता है कि कैशियर खड़ा क्यों है और पेमेंट क्यों नहीं ले रहा। आदमी लगातार चिल्लाता रहता है कि वो बस मिस कर देगा। प्रोटैगनिस्ट का एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो डर जाता है। वो जो देख रहा है उस पर यकीन नहीं करना चाहता। जब वो मुड़ता है तो ने पूछती है क्या हुआ।
वो कहता है कुछ नहीं, लेकिन ग्रीन शर्ट वाला आदमी चिल्लाता रहता है। तभी दूसरा आदमी उस पर झपटता है, उसकी गर्दन काटता है, उसे जमीन पर फेंकता है और उसे खाना शुरू कर देता है। डिस्ट्रक्शन के बीच धीरे धीरे प्रोटैगनिस्ट दिखाई देता है। वो जानता था यही वो नाइटमेयर था जो उसे टॉर्मेंट कर रहा था। ड्रीम्स और रियलिटी अलग होती हैं, लेकिन अब उसे दोनों एक जैसी लग रही थीं। और इससे भी बदतर, ये कोई साधारण सपना नहीं था, ये एक टेरिफाइंग नाइटमेयर था। वो पैनिक करता है और आदमी को खाते हुए देखता है। बॉडी उठती है, हेल्प के लिए चिल्लाती है। प्रोटैगनिस्ट रिएक्ट नहीं करता। अटैकर धीरे धीरे उठता है और उसकी तरफ देखता है। वो उस पर जंप करता है। शायद उसे लगा कि वो उस पर अटैक कर रहा है, क्योंकि वो अब भी हिल नहीं पा रहा था। बाहर लोग मदद की भीख मांगते हुए खाए जा रहे थे। हर कोई भागने की कोशिश कर रहा था। नाइटमेयर शुरू हो चुका था। वो काम रहने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ पैंट को कसकर पकड़ लेता है। पसीने से भीगा हुआ वो उम्मीद करता है कि ये इल्यूजन होगा, लेकिन जैसे ही कैशियर आदमी को खत्म करता है और उसकी तरफ देखता है, उसे समझ आ जाता है कि ये सपना नहीं है। ज़ॉम्बी चीखता है और पीछे से उस पर चार्ज करता है। कोई ऑप्शन नहीं, कोई वेपन नहीं। वो टेबल से एक पॉट उठाता है और ज़ॉम्बी के सिर पर मारता है, लेकिन उसे पता है कि ये इनफ नहीं है। वो साइड में भागता है, वेपन ढूंढता है, एक ब्रूम मिलता है और उसका हैंडल तोड़ देता है। अब कम से कम एक चांस था, लेकिन ज़ॉम्बी पहले ही बहुत करीब था। जैसे ही वो काटने वाला होता है, वो झुककर बच जाता है। जबड़े खाली हवा में स्नैप करते हैं। वो वेपन ग्रिप करता है, जमीन पर फुटहोल्ड बनाता है और ज़ॉम्बी पर झपटता है। स्टिक को सीधा उसकी गर्दन में घुसा देता है। उसी के साथ वो रियल वर्ल्ड में अपना पहला किल करता है। क्रीचर जमीन पर गिर जाता है। मॉन्स्टर को देखते हुए वो सोचता है कि शायद ये उन काउंटलेस नाइटमेयर्स की वजह से है। जैसे ही उसने इसे रियलिटी के रूप में एक्सेप्ट किया, उसका दिमाग शांत हो जाता है। तभी श्रेन उसका नाम लेती है, जरिम, और पूछती है क्या उसने सच में किसी को मार दिया। वो साय करता है और पूछता है क्या वो बाहर क्या हो रहा है नहीं देख रही। वो होड मूविंग कॉप्सेस है, यानी ज़ॉम्बीज़। माँ को यकीन नहीं होता, लेकिन वो कहता है कि जो उसने लिखा था वही रियल बन गया है। तभी एक एक्सप्लोजन होता है। जरिम को एक्सप्लोजन का टाइमिंग याद आता है। गैस स्टेशन ने मुड़ती है और अब कोई डाउट नहीं रहता, जो सपना था वही रियलिटी बन चुका है। आर्टिजन विलेज जल्द ही डिस्ट्रॉयड होने वाला है। नाइटफॉल तक मॉन्स्टर्स सब पर कब्जा कर लेंगे। और ये सिर्फ यही जगह नहीं, अर्ली ड्रीम्स में वो कोरिया से बाहर भी नहीं निकल पाया था। 20th ड्रीम तक चाइना, फिर यूनाइटेड स्टेट्स, हर जगह डिस्ट्रक्शन। 99 नाइटमेयर्स में ह्यूमैनिटी हार चुकी थी, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ हर दिन स्ट्रॉन्गर होते गए और ह्यूमंस अडैप्ट नहीं कर पाए। गैस स्टेशन एक्सप्लोड होते देख वो फ्यूचर जानता था, उसे सर्वाइव करना होगा। तभी वो बगल में आवाज़ सुनता है, धीरे से मुड़ता है और जो देखता है उससे शॉक हो जाता है। मिशन सिस्टम अपीयर हो चुका था। किल ऑल द ज़ॉम्बीज़ ऑन अर्थ, रिवॉर्ड रिस्टोर एवरीथिंग। वही विंडो, वही मैसेज। वो हाथ आगे करता है। ये सपनों में नॉर्मल था, लेकिन रियलिटी में अजीब, या यूं कहें मिशन बदल चुका था। अब मिशन ग्रेट गार्डियन का था, प्रोफेसर चो को उसके घर में प्रोटेक्ट करना। सिस्टम स्नीकी था। स्टार्टल्ड होते हुए वो खुद को काम करता है। वो ये 99 बार जी चुका है। सवाल पूछने से कुछ नहीं बदलेगा। तभी वो विंडो में स्किल्स सेक्शन नोटिस करता है। विंडो अपडेट होती है और पूछती है एक्सेप्ट चैलेंज। उसी मोमेंट उसे पता था यही वो मिशन था जिसमें वो कभी सक्सीड नहीं हुआ, लेकिन साथ ही उसे अजीब फीलिंग आती है, किसी भी चॉइस के साथ फ्यूचर बदलने का चांस। ने पूछती है क्या हुआ। वो कहता है सब ठीक है। वो मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखों के सामने वो ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। एक बात थी जिसे वो कभी लिख नहीं पाया। प्रोफेसर को काटा जाता है, वो गिरती है, फिर उठती है ज़ॉम्बी बनकर। लेकिन अभी ये बताने का टाइम नहीं। वो फ्यूचर बदलने के लिए डिटर्मिन्ड है। तभी पीछे एक्सप्लोजन। वो मुड़ता है, दर्जन भर ज़ॉम्बीज़। वो चौंकता है, ने से कहता है भागो। दोनों कन्वीनियंस स्टोर से बाहर, स्ट्रीट ज़ॉम्बीज़ से भरी। वे नोट्स लेकर भागते हैं। वेयरहाउस, वही ड्रीम वाला। वो डोर खोलता है, अंदर जाते ही बंद करता है और मेटल रॉड से बार करता है। कुछ पल के लिए काम। वो कैबिनेट की तरफ जाता है। बाहर ज़ॉम्बीज़ दरवाज़ा पीट रहे हैं। लॉकर के सामने रुकता है। ट्रॉय पूछती है वो क्या कर रहा है। वो लेजेंडरी चेन उठाता है। वो उसे प्रिपेयर रहने को कहता है। वो अपने घर तक के रास्ते में सब कुछ मार देगा। लैच खींचता है, डोर खुलता है, बाहर ज़ॉम्बीज़। चेन पकड़ता है, मिशन कंप्लीट करना था। ट्रांसमिशन स्किल। उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है। ज़ॉम्बीज़ चारों तरफ से रश करते हैं। चेन के साथ वो एक्सपीरियंस्ड है। हेलीकॉप्टर मूव। पहला ज़ॉम्बी फोरहेड पर हिट। ने अंदर से देखती है। चेन स्विंग करता हुआ सबको मारता है, किरा पिका की तरह। हिट पेनफुल होता है। ज़ॉम्बीज़ गिरते जाते हैं। चेन आर्म्स पर लिपटी हुई। वो शाउट करता है। सराउंडेड होने की फीलिंग उसे फेमिलियर लगती है।
ने याद करती है उसने चेन्स क्यों चुनी थी। फ्लेक्सिबल रेंज, ड्यूरेबल, शार्प नहीं, स्ट्रॉन्ग। पीछे से ज़ॉम्बी आता है। वो चेन से उसका मुंह पकड़वाता है, हार्डर बाइट करने को कहता है। चेन यांक करता है, टीथ टूटते हैं, फेस हिट, हवा में रहते हुए चेस्ट स्लाइस। दूर से ने देखती है, एक और ज़ॉम्बी पीछे से। चेन डायरेक्शन स्विच, फुट किक, वर्सिटैलिटी, ऊपर से नीचे खींचता है, सिर पर वार, एक और डाउन। और वो रुकता नहीं है, पहले से ही अगले ग्रुप की तरफ बढ़ता हुआ। आर्म्स पर चेन्स लिपटी हुई हैं। वो चिल्ला रहा है और ने बेबस होकर देख रही है। कुछ ही देर में वो बॉडीज के एक पाइल के ऊपर खड़ा होता है, लेकिन इतना काफी नहीं होता क्योंकि एक और होड उनकी तरफ आ रहा होता है। वो ने की तरफ देखता है और कहता है कि यही उनका एकमात्र चांस है भागने का, और इसके साथ ही दोनों स्ट्रीट के थ्रू भागते हैं। सीन शिफ्ट होता है एक फॉरेस्ट में। उसके बीचों बीच एक छोटा सा आइसोलेटेड हाउस है। जार्म और ने अभी अभी वहां पहुंचे होते हैं। वो कहता है कि ये अच्छी जगह है, डिजर्टेड है और आसपास कोई ज़ॉम्बीज नहीं है। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है, ने घुटनों पर गिर जाती है। वो पूछता है क्या हुआ, और वो कहती है कि वो ठीक है, बस बहुत रिलीव्ड महसूस कर रही है। वो उसे उठाने में मदद करता है और काउच पर बैठने को कहता है। वो बैठती है और उसी मोमेंट सिस्टम विंडो अपीयर होती है। मिशन कंप्लीट हो चुका था और उसे ट्रांसमिशन स्किल मिलती है। वो तुरंत एक्साइटेड हो जाता है ये देखने के लिए कि ये करती क्या है। ट्रांसमिशन स्किल उसे किसी एक्सपर्ट से स्किल रिसीव करने देती है। अब वो पूरी तरह कंफ्यूज्ड है क्योंकि रियलिटी में ये स्किल कुछ करती हुई नहीं लगती। पहले उसे ये समझना था कि ये एक्सपर्ट वाला कॉन्सेप्ट आखिर है क्या, लेकिन क्लूज इतने वेग नहीं हो सकते कि उसे कुछ भी समझ ना आए। सिस्टम एक्सप्लेन करता है कि अगर कोई उसे फेवरेबली देखता है तो वो उस पर्सन से ट्रांसमिशन स्किल लर्न कर सकता है। ऑब्वियसली उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो टेस्ट करने का फैसला करता है। वो मे पर ट्रांसमिशन एक्टिवेट करता है। अचानक एक मैजिकल सर्कल दोनों के ऊपर और नीचे बन जाता है। वो सरप्राइज्ड होता है, लेकिन दूसरी तरफ वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती। इससे साफ हो जाता है कि वो कुछ भी देख नहीं पा रही। फिर भी सिस्टम उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि उसने एक स्किल अक्वायर कर ली है। क्लियरली ये उसकी प्रोफेशन से रिलेटेड थी, लेकिन उसके लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं। ने सिगरेट जलाती है और उसे पुकारती है। वो पूछती है क्या वो मॉन्स्टर्स वही ज़ॉम्बीज थे जिनके बारे में वो सपनों में लिखता था। उसे याद है कि उसने नोटबुक में कुछ बहुत सिमिलर लिखा था। अब वो जानना चाहती है कि असल में हो क्या रहा है, या क्या उसे भी नाइटमेयर आने लगा है। जार्म रियलाइज करता है कि वो पैनिक कर रही है। सर्वाइव कर लेने की राहत है, लेकिन मेंटली टूटने लगी है। उसके लिए तो ये सब कॉमन है क्योंकि वो ये सीन्स अपने ड्रीम्स में बार बार देख चुका है। यही परफेक्ट मोमेंट था उस स्किल को यूज करने का। वो मेंटल केयर एक्टिवेट करता है। एक मैजिकल सर्कल दोनों के नीचे बनता है और सिस्टम अनाउंस करता है कि स्किल सक्सेसफुली यूज्ड हो चुकी है। पर्सन की स्पिरिट स्ट्रेंथन हो गई थी। अचानक ने, जो अपना हाथ चेहरे पर रखे थी, सिगरेट को किक करती है और कप में बुझा देती है। वो जार्म की तरफ मुस्कुराती है और कहती है कि कम से कम वे दोनों जिंदा हैं तो सब बुरा नहीं है। उन्हें चीयर अप करना चाहिए क्योंकि उसे यकीन है कि दुनिया बेहतर हो जाएगी। जार्म इम्प्रेस्ड होता है। ट्रांसमिशन स्किल सच में काम कर गई थी। तभी उसे अपने विलेज के आर्टिजन्स और क्राफ्ट्समैन याद आते हैं। वहाँ काउंटलेस प्रोफेशनल्स थे जिनके पास लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस था। अगर वो सब कुछ अपने पास ला सके तो। अगला गोल था उन लोगों से स्किल्स सीखना। सीन शिफ्ट होता है उस गैस स्टेशन पर जो एक्सप्लोड हो चुका था। हम एक बफ आदमी देखते हैं, अब ज़ॉम्बी, मार्शल आर्ट्स मास्टर पाक दालबॉम। अगला चैप्टर शुरू होता है जब वो बताता है कि कुछ महीने पहले उसे लगातार 10 नाइटमेयर्स आए थे। वो एग्जॉस्टेड था जब किसी ने उसे पुकारा। मुड़कर उसने पूछा एल्डर्स क्या चाहते हैं। सूट पहने एक बूढ़ा आदमी यांगचुन पूछता है कि क्या फिर नाइटमेयर्स आए। उसका चेहरा देखकर दाउंग कहता है कि ये उसकी गलती है, उसके पास एनर्जी कम थी। एल्डर कहता है कि लड़का लकी है कि घर पर जिनसिंग था, उसे जाकर खाना चाहिए। जार्म थके हुए कहता है कि ठीक है, लेकिन ऐसा जिनसिंग बहुत महंगा होता है। दाउंग इंसिस्ट करता है कि हेल्थ सबसे ज़रूरी है। स्किनी प्रोटैगनिस्ट बहुत बुरा दिख रहा होता है। घर वापस वो अपना स्कूटर स्टार्ट करता है। निकलने ही वाला होता है कि ने डोर खोलती है और पूछती है क्या उसका दिमाग खराब हो गया है। सिटी के बीच में जाने का क्या प्लान है, वो सारे ज़ॉम्बीज कैसे मारेगा। जार्म पूछता है क्या उसने नहीं देखा उसने क्रीचर्स को कैसे हैंडल किया। बस कुछ ज़ॉम्बीज हैं, वो नहीं हारेगा। वो सिर पकड़ लेती है और कहती है कि लगता है उसका मन बदला नहीं जा सकता। थोड़ी सोच के बाद वो बस उसे केयरफुल रहने को कहती है। वार्निंग देती है कि अगर कहीं भी काटा गया तो वो डोर नहीं खोलेगी। वो कहता है वरी मत करो, शुरुआत से अब तक उसे काटा नहीं गया। वो झुंझलाकर कहती है चुप रहो और ऐसे डेथ फ्लैग लाइंस मत बोलो। वो हंसता है,
स्कूटर स्टार्ट करता है और निकल पड़ता है। उसे यकीन है कि दोनों एल्डर्स हमेशा की तरह साथ ही होंगे और उसे दोनों को बचाना है। वो स्पीड में निकल जाता है, ने को पीछे छोड़ते हुए। वो एक और सिगरेट जलाती है और सोचती है कि इस साल स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश करना उसका सबसे खराब डिसीजन था। सीन शिफ्ट होता है सिटी में, जो ज़ॉम्बीज से भरी है। हम जैंगविन विलेज के एक ऑफिस के अंदर हैं। ज़ॉम्बीज हर जगह घूम रहे हैं। काउंटर के पीछे एक छोटा सा गंजा आदमी कांप रहा है, योंग चैन, जिसे समझ नहीं आ रहा क्या करे। पास घूमता ज़ॉम्बी उसे देख लेता है। बेचारा बूढ़ा फ्रीज हो जाता है, मौत का इंतजार करते हुए। तभी उसे आवाज़ सुनाई देती है। धीरे से आंखें खोलता है और देखता है कि किसी ने ज़ॉम्बी को चेहरे पर पंच मारा है। वो पाक दालबोंग होता है, जो पूछता है क्या वो ठीक है। बूढ़ा थोड़ा एम्बैरेस्ड लेकिन खुश होता है। तभी डोर पर और ज़ॉम्बीज दिखते हैं। डबोंग उनका सामना करता है और कहता है कि थोड़ा और वेट करो, सब जल्दी क्लीन हो जाएगा। ज़ॉम्बीज उस पर रश करते हैं, लेकिन ये एक सच्चा मार्शल आर्टिस्ट है। वो स्टांस लेता है और एक पंच में हमला करता है। इसी बीच जारम स्कूटर पर स्पीड में चला आ रहा है। उसे पता है डालोंग मार्शल आर्ट्स मास्टर है। नॉर्मल ज़ॉम्बीज उसके लिए प्रॉब्लम नहीं। इशू ये है कि ड्रीम्स में एल्डर्स हमेशा मर जाते थे। उसे पहुंचना ही होगा। 2 क्रिटिकल वेरिएबल्स थे, बस वो लेट ना हो। ज़ॉम्बीज एडवांस करते रहते हैं और डालोंग पंचेस बरसाता रहता है। एक पंच ज़ॉम्बी को उड़ा देता है, एक को सिर में, दूसरे को चेहरे पर मारता है। डेस्क के पीछे कांपता योंग शैन इम्प्रेस्ड होता है। डलबोंग जोक करता है कि काश उसने जोजन डायनेस्टी की मार्शल आर्ट सीखी होती। मसल हेड हंसता है और कहता है ये अफसोस की बात है, लेकिन नॉर्मल लोग सेलेस्टियल डीमन की आर्ट नहीं सीख सकते। वो ज़ॉम्बी के रिमेन्स क्रश करता है और कहता है सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग ही उसे मास्टर कर सकते हैं। योंग जवाब देता है कि वो समझता है, लेकिन काश वो भी स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ पैदा हुआ होता। तभी पास से भारी फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं। अटैक ऑन टाइटन 2.0 जैसी एक और भी अगली क्रीचर सामने आती है। हाइट ही प्रॉब्लम है। डालोंग एस्टिमेट करता है 2.5 से 3 मीटर। एक ज़ॉम्बी जायंट के पास से गुजरता है। जायंट उसका सिर पकड़ता है और ह्यूज माउथ खोलकर उसे खा जाता है। एल्डर्स स्टन्ड रह जाते हैं। ज़ॉम्बी दूसरे ज़ॉम्बीज को खा रहा था, बर्प भी करता है, लेकिन डालबॉन एक्साइटेड हो जाता है। कहता है इंटरेस्टिंग टारगेट आ गया। वो ब्लर में गायब होता है और जायंट के चेहरे पर पंच करता है। फिस्ट पुल बैक करके डबल टाइगर एनर्जी स्ट्राइक एक्टिवेट करता है। पंचेस की बराज, टाइगर डांस। वो चिल्लाता हुआ मारता रहता है, लेकिन क्रीचर रोर करता है, अनअफेक्टेड। डालोंग समझ नहीं पाता। बीस्ट उस पर झपटता है। वो पकड़ लेता है, लेकिन फोर्स बढ़ता जाता है। वो ओवर पावर नहीं कर पा रहा। उसे रियलाइज होता है वो मैच नहीं है। स्ट्रेन में उसकी स्पाइन जवाब दे जाती है। वो गिर जाता है, बैक पकड़कर। योंग चैन चिल्लाता है, डालबोंग का हर्निएटेड डिस्क। ज़ॉम्बी किल के लिए बढ़ता है। तभी आरू रापिका या जारम चेन से वार करता है। ज़ॉम्बी स्टन्ड। वो अनाउंस करता है कि वो उन्हें बचाने आया है। एल्डर्स उसे देखते हैं, सोचते हैं ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है। जारम जानता था डालोंग नहीं जीतेगा। वो एल्डर्स से कहता है भागो। सेकंड वेरिएबल यही जायंट म्यूटेंट ज़ॉम्बी था। योंग डर से कांपता है। अचानक वो दौड़ता है, डालोंग को उठाता है और भागने की कोशिश करता है। डबोंग माफ़ी मांगता है। तभी जायंट रोर करता है। जारम डॉज करता है। डालोंग चिल्लाता है भागो, लेकिन जारम कहता है वरी मत करो, स्कूटर में सिर्फ 2 सीट्स हैं। ज़ॉम्बीज घेरने लगते हैं। एल्डर स्कूटर पर, जारम अकेला। योंगशान पूछता है क्या कोई और रास्ता नहीं। डालोंग फिर माफ़ी मांगता है। जारम चेन घुमाता है। ज़ॉम्बीज बहुत ज़्यादा है। तभी सिस्टम साउंड, मास्टर की फेवर, स्किल पास। वो मुस्कुराता है। जायंट रोर। युंगचुन उसका नाम चिल्लाता है। वो बस कहता है स्किल एक्टिवेट। जंप करता है। जोजन प्रोविंस की एनर्जी, दोनों पैरों से जायंट के सिर पर लैंड। जोजन रेल्म, एक्सप्लोजन, जायंट क्रश्ड, एल्डर्स स्टन्ड, सेलेस्टियल डीमन मार्शल आर्ट्स, मार्शल एवोल्यूशन अनलॉक, रैंक F, स्ट्रॉन्गेस्ट मैन की टेल, सेलेस्टियल डीमन, चाइना, जोजन, एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ, जायंट फ्लैटेंड, आर्म्स क्रॉस्ड, एल्डर्स गेप। डबल ऑन समझ नहीं पाता स्किनी बॉडी में इतनी पावर। पैसिव जोजन हार्ट कंट्रोल, मैना सेंसिंग, स्टेटस विंडो, शिन जारम, गेम जैसा, ब्लू लाइट, बॉडी लाइटर, वर्थ इट। एल्डर्स के पास जाता है। तभी मॉन्स्टर उठता है। चेन, प्रॉपर फाइट, पंच डॉज। एल्डर्स को भेजता है। प्रोफेसर चॉय। स्कूटर जाता है। चेन स्पिन, मॉन्स्टर हेड हिट, चेन टूटती है। नी स्ट्राइक, ब्रोकन चेन रीफोर्ज, लेसन, नाइट, ने सिगरेट, बाइक साउंड। एल्डर्स अराइव। यंग एक्सप्लेन करता है कि जारम ने उन्हें भेजा। वो राहत की सांस लेती है कि उन्हें जाम मिल गया। याद करती है कैसे उसने कहा था कि वो उन्हें बचाने जा रहा है, लेकिन अब वो जानना चाहती है कि वो बच्चा कहाँ है, ताकि वो उसे इतनी लापरवाही करने के लिए डांट सके। योंगचुन बोलने से पहले हिचकता है, लेकिन आखिरकार दोनों बुजुर्ग मान लेते हैं कि जाम पीछे ही रह गया था। नाई को यकीन नहीं होता। योंगचुन अपने चश्मे ठीक करता है और कहता है कि उसे भी समझ नहीं आता क्यों, लेकिन उस जवान ने 2 बूढ़ों को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया।
वो वहीं रुक गया, अकेले उस ज़ॉम्बी से लड़ता रहा। शहर में वापस उस मॉन्स्टर के चेहरे पर लगातार घूंसे पड़ रहे हैं। जाम एक और पंच मारता है, फिर उसके पेट पर स्ट्राइक्स की पूरी श्रृंखला उतार देता है। वो उसकी ठुड्डी के नीचे किक मारता है, जिससे वो जमीन पर जा गिरता है। वो उसे बस एक पंचिंग बैग कहता है, लेकिन अब जब उसकी चेन टूट चुकी है, उसे इस माना नाम की चीज को इस्तेमाल करना सीखना होगा। उसे ये सिखाने के बदले वो मॉन्स्टर को बिना दर्द के खत्म कर देगा। पिटने के बावजूद क्रीचर फिर से खुले जबड़ों के साथ उस पर झपटता है। जाम वहीं खड़ा रहता है, अपने हाथ में माना चैनल करता हुआ। उसे दिए गए इंस्ट्रक्शंस याद आते हैं, इसे इकट्ठा करो और एक ही वार में छोड़ दो। उसका पंच ज़ॉम्बी के शरीर में क्रेटर बना देता है। टक्कर से जमीन कांप जाती है और आखिरकार वो क्रीचर 2 हिस्सों में बंट जाता है। जोर के कारण जाम का हाथ दर्द करने लगता है। तभी मॉन्स्टर की पीठ पर लगा क्रिस्टल अलग होकर गिर जाता है। उसे देखकर वो पास जाता है, समझ नहीं पाता कि ये क्या है। सिस्टम समझाता है कि ये एक रेड मैजिक स्टोन है, एक ग्रोथ एक्सीलरेटर। इसे इस्तेमाल करने से उसका लेवल बढ़ जाएगा। जाहिर है ये सुनकर जाम बेहद खुश हो जाता है। अगला चैप्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट से खुलता है। संदेश पूरे देश में फैल रही एक बड़े पैमाने की घटना का जिक्र करता है। लोगों से घर में रहने और सुरक्षित रहने की अपील की जाती है। ये दोहराया जाता है कि ये एक नेशनल डिजास्टर की घोषणा है। इसी बीच डैलबोंग कुछ नोटिस करता है। जहम दरवाजे पर खड़ा है, नॉक करते हुए अंदर आने को कह रहा है। उसकी आवाज सुनते ही सब मुस्कुरा देते हैं और दरवाजा खोलते हैं। जहम ग्रिन करता है, राहत महसूस करता है कि दोनों एल्डर्स सुरक्षित लौट आए हैं। लेकिन नाई गुस्से में है। उसे इडियट कहती है कि वो दूसरों की इतनी चिंता क्यों करता है। वो पूछती है कि वो कैसा महसूस कर रहा है और क्या उसे बाइट लगा है। डैबॉन घबराकर इधर उधर देखता है, जबकि जहम उसे यकीन दिलाता है कि उसे बाइट नहीं लगा। योंगचुन गर्व से ऐलान करता है कि 2 बूढ़ों को बचाने में जाम की कोशिशें काबिले तारीफ थीं। वो उसकी तारीफ करता है और धन्यवाद देता है। जहम थोड़ा शर्मिंदा होकर कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी। तभी सिस्टम की आवाज आती है, बताते हुए कि एक और एक्सपर्ट ने उस पर फेवर दिखाया है। अब वो योंगचुन से वुडन आर्किटेक्चर रैंक F सीख सकता है। बिना हिचक जहम ट्रांसमिशन एक्टिवेट करता है, सर्कल बनता है और स्किल ट्रांसफर पूरी तरह सफल होता है। इस नए स्किल के साथ अब वो माना का इस्तेमाल करके वुडन स्ट्रक्चर्स बना सकता है। डैबोंग बोल पड़ता है, कहता है उसके पास एक सवाल है। जेरन ने सेलेस्टियल डीमन के मार्शल आर्ट्स कैसे सीख लिए जब उसने उसे कभी सिखाया ही नहीं। जहम थोड़ा असहज होता है, लेकिन वो राज रखने वालों में से नहीं है और तुरंत मान लेता है कि ये उसकी स्किल है। एल्डर्स सन्न रह जाते हैं, जबकि नाई जोर से सोचती है कि क्या वो किसी गेम स्किल की बात कर रहा है। जहम अपनी हथेली खोलता है और वुडन आर्किटेक्चर एक्टिवेट करता है। एल्डर्स जमीन से आती गड़गड़ाहट सुनते हैं और सोचते हैं क्या अर्थक्वेक है। अचानक जमीन से एक लकड़ी का लट्ठा बाहर निकलता है, फिर दूसरा पिलर बनाते हुए और भी वुडन बीम्स उठते हैं। एक पूरी सीक्वेंस बन जाती है। जाम मानो शून्य से एक वॉल बना रहा हो। दीवार छोटी है, बस घर को घेरती हुई, लेकिन बेहद मजबूत। सब हैरानी से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि अभी क्या हुआ। यांग लकड़ी के पास दौड़ता है, उसे छूता है। एक आर्बोरिस्ट होने के नाते वो हैरान है। उसने कभी ऐसी लकड़ी नहीं देखी, ये लगभग मेटल जितनी सख्त है। जहम पूछता है कि उन्हें कैसा लगा और समझाता है कि ये उसकी स्किल है, वुडन आर्किटेक्चर, जो उसने योंगचुन से सीखी। योंगुन उलझन में है, कहता है उसने जहम को कुछ भी नहीं सिखाया। जहम बताता है कि ये उस स्किल ट्रांसफर सिस्टम की वजह से है जो उसे मिला। डैबोंग सब जोड़ने लगता है, समझ जाता है कि जहम ने सेलेस्टियल डीमन के मार्शल आर्ट्स कैसे सीखे। वो चुप हो जाता है, लड़के को घूरते हुए। उसे अपना अतीत याद आता है, जब उसने कई डिसाइपल्स को ये कला सिखाने की कोशिश की थी। कोई भी इंट्रोडक्टरी स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाया था। ये टेक्निक सिर्फ एक नेचुरल जीनियस ही सीख सकता था। उसे पहली बार किसी जन्मजात प्रतिभा से मिलने की याद आती है, एक 5 साल की लड़की पार्कियो। 18 साल की ट्रेनिंग ने उसे अगला सक्सेसर बना दिया, लेकिन वो भी अब पूरी तरह बड़ी होकर जाम जैसी डिस्ट्रक्टिव पावर नहीं दिखा पाई थी। डीबोंग मान लेता है कि जाम सच में एक जीनियस हो सकता है। अगर कोई दुनिया बचा सकता है तो वही है। उसी पल सिस्टम जाम को अलर्ट करता है कि एक्सेसिव स्किल यूजेज के कारण उसका माना खत्म हो चुका है। पसीने से तर वो होश में रहने के लिए जूझता है। उसके पैर लड़खड़ाते हैं। ने पूछती है क्या वो ठीक है, लेकिन वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ता है। एल्डर्स उसका नाम चिल्लाते हैं और मदद के लिए दौड़ते हैं। अपने स्टेटस विंडो पर नजर डालते हुए जाम देखता है कि उसके MP बार्स खाली हैं। सिस्टम बताता है कि माना रिकवर करने के लिए वो फोर्स्ड रेस्ट में चला जाएगा। जेरम ने ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं की थी।
कुछ समय बाद वो आंखें खोलता है और उठकर बैठ जाता है। चारों ओर देखकर समझ जाता है कि वो अपने कमरे में है। सिस्टम अनाउंस करता है कि उसका माना रिस्टोर हो चुका है। वो बताता है कि सोने से और भी ज्यादा माना रिकवर होता है। जाम सोचता है कि स्किल्स का इस्तेमाल हमेशा सबसे अच्छा या सुविधाजनक ऑप्शन नहीं होता। अगर फाइट के बीच माना खत्म हो जाए तो वो बेहोश होकर खाया भी जा सकता है। तभी मे कमरे में आती है। उसे जागा हुआ देखकर मुस्कुराती है। वो कहती है कि वो उसके लिए चिंतित थी और वो स्किल ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए माफी मांगता है। वो हंसते हुए कहती है कि उसे अंदाजा था, आखिर उसने अचानक एक फॉरेस्ट उगा दिया था। लेकिन अगर वो बेहतर महसूस कर रहा है तो वो उसे बाहर चलने को कहती है, क्योंकि डिनर तैयार है। चांदनी में वो बारबेक्यू कर रहे हैं। एल्डर्स खुशी खुशी खा रहे हैं। बाहर ज़ॉम्बीज़ वुडन वॉल पर धक्के मार रहे हैं। धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। जाम ज्यादा खुश नहीं दिखता, लेकिन डीबोंग जश्न मना रहा है। कहता है कि शो का स्टार आ गया है। जेरम पूछता है उसका क्या मतलब है। डीबोंग बताता है कि वो उनके हीरो के लिए पोर्क बेली ग्रिल कर रहा है। लेकिन जाम को ये अजीब लगता है कि ज़ॉम्बीज़ दीवार पर पीट रहे हैं और वो बाहर खा रहे हैं। यांग उसे भरोसा दिलाता है कि ये लकड़ी स्टील जितनी सख्त है। ये ज़ॉम्बीज़ पूरी जिंदगी भी लगे रहें तो भी इसे तोड़ नहीं पाएंगे। लकड़ी पर पूरी उम्र काम करने के बाद भी उसने कभी इतना परफेक्ट बैरिकेड नहीं देखा। जेरन अनिच्छा से बैठ जाता है, उनकी बातों पर भरोसा करते हुए। मे एक बियर खोलती है और कहती है कि अपोकलिप्स में उसे जिंदगी और भी खुलकर जीनी है। वो सब बैठकर बातें करते हैं और खाते हैं। जेरम कुछ अलग महसूस करने लगता है। ये 99 नाइटमेयर्स जैसा बिल्कुल नहीं था जो वो जी चुका था। उन सपनों में ज़ॉम्बी से भरी दुनिया में जिंदगी हर दिन नर्क थी, लेकिन अब अच्छे खाने और दोस्तों के साथ सब अलग लग रहा था। एक पल के लिए वो डरावनी दुनिया भी आरामदेह लगने लगी, कम से कम अभी के लिए, क्योंकि अगले सीन में कहीं और केओस फूट पड़ता है। एक सोल्जर चिल्ला रहा है कि आगे बढ़ो और रुकना मत। ज़ॉम्बीज़ उनकी ओर उमड़ रहे हैं, जबकि एक सोल्जर बैकअप के लिए रेडियो करता है। मेन डिफेंसिव लाइन टूटने के कगार पर है। एक और विशाल होड़ 1000 से ज्यादा ज़ॉम्बीज़ की तेजी से पास आ रही है, और इस हमले का टारगेट आर्टिजन्स विलेज। दूरी में दिख रहा विशाल ज़ॉम्बी एक भयानक लंबी जीभ वाला था, लेकिन उसके माथे में जड़ा मैसिव क्रिस्टल साफ दिख रहा था। वो ढेर सारे लेवल्स दिला सकता था। अगली सुबह 7 बजे जेरम जागता है। सिस्टम उसे पहली रात में 3 लोगों को बचाने के लिए रिवॉर्ड देता है। उसे रैंक F एनालिसिस स्किल मिलती है, जिससे वो माना का इस्तेमाल करके किसी टारगेट की जानकारी देख सकता है। हैरान होकर उसे एहसास होता है कि उसे पता ही नहीं था कि सीक्रेट मिशंस भी होती हैं। तभी उसे पास से कोई 1 से 3 तक गिनता सुनाई देता है। बाहर झांकने पर वो दोनों एल्डर्स को प्रैक्टिस करते देखता है। स्किल हमेशा अच्छी चीज होती है, तो वो इसे टेस्ट करने का फैसला करता है। एनालिसिस एक्टिवेट करके वो यांग शान को एग्जामिन करता है। सिस्टम बताता है कि वो 78 साल का ह्यूमन है, नो रैंक, एक स्किल्ड कारपेंटर, लेकिन कुछ जानकारी हिडन है। डीबोंग 73 साल का रैंकलेस ह्यूमन है, लेकिन ये दिखाता है कि उसने सेलेस्टियल डीमंस मार्शल आर्ट्स मास्टर कर रखे हैं। ट्विन 34 साल का रैंकलेस ह्यूमन है और एक साइकाइट्रिस्ट। जेरेमिस रैंकलेस ह्यूमन डिजिग्नेशन से उलझन में पड़ जाता है। उसके लिए वुडन आर्किटेक्चर और एनालिसिस जैसी स्किल्स सेलेस्टियल डीमंस मार्शल आर्ट्स जितनी एक्साइटिंग नहीं लगती। फिर वो टीवी और काउच की ओर देखता है, दोनों अनक्लासिफाइड आइटम्स के रूप में लेबल्ड हैं। उसे समझ आता है कि एनालिसिस का इस्तेमाल किसी भी चीज पर किया जा सकता है। वो रेड क्रिस्टल को एग्जामिन करता है, सोचता है क्या ये और भी अहम चीजों तक ले जा सकता है। उसे घूरते हुए ने पास आती है और पूछती है क्या ये कोई ट्रेजर है। वो समझाता है कि ये उसे शहर में फाइट के दौरान मिला था और ये एक तरह का कैटलिस्ट है। वो उलझन में पूछती है कि ये करता क्या है। वो इसे गेम के एक्सपीरियंस पोर्शन से कंपेयर करता है। फिर वो पूछती है कि वो इसे कंज्यूम क्यों नहीं कर रहा। जारम बताता है कि वो मैक्सिमम एडवांटेज के लिए इसे इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका सोच रहा है। एक प्लान तय करके वो उसे बताता है कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा है। ने तुरंत मना करती है, याद दिलाती है कि वो थोड़ी देर पहले ही गिर पड़ा था। लेकिन जारम हेलमेट पहनकर मोटरसाइकिल पर चढ़ता है और कहता है कि उसे कुछ कंफर्म करना है। ये कहते हुए वो तेजी से निकल जाता है, उसे फ्रस्ट्रेटेड छोड़ते हुए। टूटे हुए विलेज में वापस ज़ॉम्बीज़ जारम के आने पर रिएक्ट करते हैं। वो उस पर झपटते हैं, लेकिन उसका पेशेंस खत्म हो रहा है। वो अपनी चेन घुमाता है, बाइक से उतरे बिना ही ज़ॉम्बीज़ को इधर उधर पटकता हुआ। फिर भी अजारा जानता है कि गांव का असली संकट अभी शुरू नहीं हुआ है। उसे अपना पिछला जीवन याद आता है, जब वो जायंट मॉन्स्टर लाशों के ढेर पर खड़ा था और भी ग्रोटेस्क क्रीचर्स आगे बढ़ रहे थे। चारों तरफ निराशा थी। उसे याद है कैसे हर नाइटमेयर मौत पर खत्म होता था। लेकिन अब हेलमेट उतारते हुए वो ऐलान करता है कि इस बार सब अलग होगा। एक एक्सप्लोजन गूंजता है और जारम समझ जाता है कि मॉन्स्टर्स आ चुके हैं। चेन को अपने हाथ के चारों ओर लपेटते हुए
वो जंगल की ओर बढ़ता है, जानता है कि ये पहला ऑब्स्टिकल है और ये आसान नहीं होगा। एक ज़ॉम्बी उस पर झपटता है और जारम चेन से एनहांस्ड पंच मारता है। इसी दौरान सड़क पर सोल्जर्स ने बैरिकेड लगा रखा है, मॉन्स्टर्स के आने का इंतजार करते हुए। एक सोल्जर मजाक करता है कि ब्लैक मॉन्स्टर को जिंदा पकड़ लिया तो प्रमोशन मिल जाएगा। वो सबको प्रायोरिटी याद रखने का हुक्म देता है, ब्लैक मॉन्स्टर को जिंदा पकड़ना है। अचानक कोई चिल्लाता है कि ज़ॉम्बीज ब्रिज पार कर रहे हैं। सोल्जर मुस्कुराते हुए कहता है, अब हेल अनलीश करने का वक्त है और एमो खाली कर दो। गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है जब ज़ॉम्बीज बैरिकेड की ओर दौड़ते हैं। सोल्जर भरोसे से कहता है कि अगर ज़ॉम्बीज बुलेट्स नहीं झेल पाए तो टैंक की फायर पावर तो बिल्कुल नहीं झेल पाएंगे। लेकिन तभी उस पर एक शैडो गिरती है। उसने ऊपर से कुछ उतरते हुए नहीं देखा था। मैसिव मॉन्स्टर जमीन पर गिरता है, टैंक्स को कुचलता हुआ। बीस्ट दहाड़ता है, मशीन गन से फायर करते हैं, उसे मरने के लिए चिल्लाते हुए, लेकिन कुछ भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाता। कोई टैंक के मेन वेपन के इस्तेमाल का आदेश देता है। मॉन्स्टर आगे बढ़ता रहता है, टैंक्स को खिलौनों की तरह पलटता हुआ। वो एक को अपने जबड़ों में पकड़ता है, काटता है और हवा में उछाल देता है। सोल्जर्स घबरा जाते हैं। उनका लीडर सेकंड बैरिकेड की ओर रिट्रीट का आदेश चिल्लाता है। लेकिन केओस के बीच ग्रोटेस्क ज़ॉम्बीज की एक विशाल होड़ प्रकट होती है, उन्हें पूरी तरह कुचल देती है। एक सोल्जर मदद के लिए गिड़गिड़ाता है, लेकिन जारम अभी भी जंगल में झाड़ियां से ये सब देख रहा है। वो देखता है कि सेकंड बैरिकेड उम्मीद से कहीं जल्दी गिर जाता है। ये उसके सपनों जैसा नहीं था। क्रीचर्स की संख्या 5 से बढ़कर 10 हो चुकी थी। लेकिन सबसे अहम बात, वो जायंट क्रीचर जिसके माथे में क्रिस्टल जड़ा था। जारम एनालिसिस एक्टिवेट करता है और उसे एग्जामिन करता है। जो वो देखता है उसे बुदबुदाने पर मजबूर कर देता है कि वो आराम से खेलने से थक चुका है। सीन बदलता है और जारम अपनी मोटरसाइकिल को टाउन की ओर दौड़ाता हुआ दिखता है। उसका अनुमान है कि इलाके में करीब 500 क्रीचर्स हैं। सेलेस्टियल डीमंस मार्शल आर्ट्स बेहद पावरफुल हैं, लेकिन बहुत माना खपत करते हैं। उसे एहसास होता है कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। हर गर्मी में आर्टिजन्स विलेज टूरिस्ट्स के लिए फायरवर्क्स फेस्टिवल रखता है। इस साल ये फेस्टिवल आज रात होना था। जारम जानता है कि कुछ फायरवर्क्स अभी भी बचे होंगे। वो एक बोट की ओर जाता है, उस पर चढ़ता है और खोज शुरू करता है। आखिरकार उसे वही फायरवर्क्स मिल जाते हैं जिनकी उसे तलाश थी। उसे एक वॉकी टॉकी भी मिलता है जिसमें कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जिनका वो इस्तेमाल कर सकता है। उसे बस ये उम्मीद नहीं थी कि उसे ये सब इतनी जल्दी चाहिए होगा। रात गिरते ही शहर हमेशा की तरह ज़ॉम्बीज से भर जाता है। पास ही जारम अपने चेहरे, अपनी शर्ट और जहां जहां हो सके खुद पर तेज सेंट छिड़कता है। गंध से संतुष्ट होकर वो रेड मैजिक स्टोन इस्तेमाल करने की तैयारी करता है। वो चेन को जमीन पर रखता है और एनालिसिस एक्टिवेट करता है। सिस्टम कंफर्म करता है कि चेन अनक्लासिफाइड है। ये जानते हुए कि होड़ से निपटने के लिए एक अच्छा वेपन बेहद जरूरी है, वो सोचता है कि स्टोन का इस्तेमाल कैसे किया जाए। क्रिस्टल को चेन के पास लाकर वो सोचता है, क्या बस इतना ही काफी है? सिस्टम एक विंडो खोलता है और पूछता है कि क्या वो आइटम को स्ट्रेंथन करना चाहता है। वो येस चुनता है और अचानक चेन लाल ऑरा से चमकने लगती है। एक हल्की फ्लैश के बाद स्ट्रेंथनिंग सफल हो जाती है। चेन अब इंटैक्ट चेन्स बन चुकी हैं। रैंक F आइटम। ये 15% मैना कंडक्ट कर सकती हैं और इनके साथ एक स्पेशल स्किल है, सेपरेशन। जारम हैरान रह जाता है कि सिर्फ एक रैंक बढ़ने से वेपन इतना बेहतर हो गया। जैसे ही वो उन्हें उठाता है, उसका मैना चेन में बहने लगता है और वो चमक उठती हैं। जिज्ञासा में वो सेपरेशन स्किल एक्टिवेट करता है। चेन बदलकर कॉम्बैट गॉन्टलेट्स बन जाती हैं। ये स्ट्रेंथनिंग स्टोन उसकी कल्पना से भी ज्यादा असरदार था। तभी अचानक जमीन कांपती है। जिसका वो इंतजार कर रहा था वो आ चुका है। विलेज के एंट्रेंस पर क्रीचर्स दिखाई देने लगते हैं। लंबी जीभ वाला मॉन्स्टर एक झंडा तोड़ देता है और दहाड़ता है। ज़ॉम्बीज टाउन की ओर दौड़ने लगते हैं। जारम रूफटॉप से सब ऑब्जर्व करता है, अपनी अगली चाल की प्लानिंग करता हुआ। जब ज्यादातर स्ट्रॉन्ग ज़ॉम्बीज मेन स्ट्रीट में आ जाते हैं, तब फायरवर्क्स का समय होता है। वो वॉकी टॉकी पर एक बटन दबाता है और बोट पर लगे फायरवर्क्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ज़ॉम्बीज पर सीधे हमला करने की बजाय वो फायरवर्क्स को डिस्ट्रैक्शन के तौर पर इस्तेमाल करता है। आसमान में लाल एक्सप्लोजन होता है और वो विशाल ब्रूट वहीं का वहीं हक्का बक्का रह जाता है। जारम पीछे से चुपके से आता है, चेन उसकी गर्दन में लपेटता है और जोर से खींचता है। ब्रूट छटपटाता है, लेकिन देर हो चुकी होती है। सिर धड़ से अलग। आसमान में सजी एक्सप्लोजन्स के बीच जरहम एक सिनेमैटिक फ्रेम में खड़ा है। जैसे ही बॉडी गिरती है, लंबी जीभ वाले क्रीचर्स शोर सुनते हैं और जारम पर टूट पड़ते हैं।
शांत रहते हुए वो वुडन आर्किटेक्चर एक्टिवेट करता है। फोर्टनाइट स्टाइल एक दीवार जमीन से उठती है और उनका रास्ता रोक लेती है। लॉन्ग टंग ज़ॉम्बीज कुछ पल के लिए कंफ्यूज होते हैं, फिर जारम चेन से वार करता है, उनके सिर चकनाचूर करता हुआ। एस्फॉल्ट पर खून फैल जाता है और 3 क्रिस्टल्स गिरते हैं। वो फुर्ती से क्रिस्टल्स उठाता है और उन्हें अपने वेपन में जोड़ देता है। चेन फिर अपग्रेड होती है, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल। और ज़ॉम्बीज पास आते हैं, लेकिन जारम ग्रिन करता है और उन्हें उकसाते हुए चेन को हेलीकॉप्टर की तरह घुमाता है। वो उन्हें काटता चला जाता है। इसी दौरान शहर के बाहर खड़ा विशाल मॉन्स्टर फायरवर्क्स देख रहा होता है। वो लड़खड़ाते हुए एक बार में घुस जाता है, किसी बेवकूफ की तरह चीजें तोड़ता है, फिर अचानक रुक जाता है। हवा में कुछ सूंघते ही वो एक ही छलांग में मेन स्ट्रीट में उतर जाता है। सामने तबाही का मंजर होता है। ज़ॉम्बीज लाशों की तरह पड़े हैं और बीच में जारम सबको खत्म कर रहा है। मॉन्स्टर दहाड़ता है और जारम बेपरवाह होकर कहता है कि वो बिल्कुल सही समय पर आया है। वो एक और क्रिस्टल निकालता है और चेन को 5 बार और स्ट्रेंथन करता है। सिस्टम वार्निंग देता है कि स्ट्रेंथनिंग लिमिट तक पहुंच चुकी है और पूछता है कि क्या वो आगे बढ़ना चाहता है। जरहम कंफर्म करता है और चेन इवॉल्व होकर फ्लेम चेन्स बन जाती है, एक रैंक की आइटम। उसे स्पेशल स्किल मिलती है फायरवर्क फ्लेम। आत्मविश्वास से भरा जारम अपनी मुट्ठियां आपस में टकराता है और स्किल एक्टिवेट करता है। आग उसकी बाहों को घेर लेती है और वो कहता है, फेस्टिवल अभी शुरू हुआ है। कहीं और एक छोटा सा घर है। अंदर सेबेस्टियन किम नाम का एक आदमी बैठा है, 65 साल का आइडियोलॉजी प्रोफेसर, एनिमल और ह्यूमन बिहेवियर में विशेषज्ञ। उसकी गोद में एक रैबिट है जिसे वो सहला रहा है। तभी एक क्रो आकर पास बैठता है। क्रो को मोंगम कहकर बुलाते हुए वो पूछता है कि क्या हुआ। क्रो एक लेटर देता है और सेबेस्टियन उसकी तारीफ करता है। मैसेज में लिखा है कि ज़ॉम्बीज विलेज पर हावी हो रहे हैं और उसे जिंदा रहने की सलाह दी गई है। सेबेस्टियन खुश हो जाता है कि भेजने वाला अब भी जिंदा है और सोचता है कि कंजर्वेशन टीम ठीक है या नहीं। वो उम्मीद करता है कि वो सब मरे ना हो। तभी वो आसमान में फायरवर्क्स देखता है। वो सोचता है क्या ये किसी ज़ॉम्बी ने किया होगा। रैबिट उसका पैर खींचता है और किसी और इशारा करता है। सेबेस्टियन उसे डांटता है, कहता है उस नर्क जैसी जगह जाने को कहना बंद करे, लेकिन दृश्य देखते हुए उसे कुछ याद आ जाता है। उसे जंगल की एक पुरानी घटना याद आती है जब पेड़ों से कोई उसे देख रहा था। वही अजीब उड़ने वाला रैबिट या शायद स्क्विरल था जो कंधे पर कूदकर खतरे की चेतावनी दे रहा था। तभी वो भागा था। इंसिडेंट के पहले दिन सेबेस्टियन ने ज़ॉम्बीज को हमला करते देखा था। अगर उसके छोटे दोस्त ने चेतावनी न दी होती तो वो मर चुका होता। अब अगर ये क्रीचर फिर से उसे रुकने से मना कर रहा है तो वो एक बार फिर अपनी इंस्टिंक्ट पर भरोसा करेगा। लगता है वो सिटी की ओर जा रहा है। सिटी में वापस जारम जायंट मॉन्स्टर के सामने खड़ा है। क्रीचर उसे घूरता है, अपनी लंबी गर्दन उसकी ओर बढ़ाता है, लेकिन जारम ठंडा और कैलकुलेटिव है। वो साइड स्टेप करता है और उसके सिर पर एक जोरदार पंच मारता है। फायरवर्क फ्लेम काम करता है और बीस्ट मुंह के बल जमीन पर गिरते ही आग पकड़ लेता है। कुछ पल पीछे हटकर वो फिर जारम की ओर मुड़ता है। वो मुंह खोलता है और आसपास की हवा खींचने लगता है, लेकिन जारम पैटर्न पहचान चुका है, वेनमस वेब अटैक। मॉन्स्टर वही करता है जिसकी उसे उम्मीद थी। वो सोचता है शायद ये एनालिसिस एबिलिटी की वजह से है। उसे इंस्टिंक्टिवली काउंटर पता चल जाता है। सिस्टम अलर्ट देता है कि माना इंजेक्शन लिमिट तक पहुंच गई है। वो फायरवर्क फ्लेम रिलीज एक्टिवेट करता है। जारम ग्रिन करता है और आग से भरा पंच फेंकता है। फायर बीट्स वेब। बस ऐसे ही हमला मॉन्स्टर को आग में लपेट लेता है। जारम स्मर्क करते हुए कहता है कि इस बास्टर्ड को नहीं पता उसने किससे पंगा लिया है। क्रीचर दर्द से तड़पता है। उसकी फ्यूज्ड ग्रोटेस्क हेड्स उसकी पीड़ा को और डरावना बना देती हैं। जारम देखता है कि वो भागने की सोच रहा है। मॉन्स्टर दहाड़ते हुए कहता है कि एक दिन वो उसे मारेगा। तभी वो रुकता है और एक कान फाड़ देने वाली रॉड छोड़ता है। शहर के सारे ज़ॉम्बीज तुरंत जवाब देते हैं। कुछ ही सेकंड में जारम घिर जाता है। शांत रहते हुए वो पूछता है, तो क्या ऐसे लड़ना चाहता है? वो चेन्स को जोड़ता है और हेलीकॉप्टर मोड में घुमाने लगता है। घिरे हुए वो कहता है, चलो ये गेम खेलते हैं, और ज़ॉम्बीज को एक एक कर गिराता है। जो क्रीचर्स पहले कमजोर चेन्स नहीं झेल पाए वो अपग्रेडेड चेन्स के सामने बिल्कुल टिक नहीं पाते, जो उन्हें लेजर की तरह काट देती हैं। दूरी से जायंट मॉन्स्टर ये सब देखता है। मौका देखकर वो छलांग लगाता है, लगभग जारम को कुचलते हुए। जारम बच निकलता है और चेन फेंककर क्रीचर की दोनों टांगों में लपेट देता है। वो जोर से खींचता है और उसे चढ़ाता है, तुम जैसा ट्रैश मेरे लिए कुछ भी नहीं। एक और झटके में मॉन्स्टर अपने कुछ लिम्स खो देता है। क्रीचर दर्द से चीखता है और जारम उम्मीद करता है कि इस बार वो सच में गिरा ही रहे। बैटलफील्ड लाशों से भरा है और मॉन्स्टर जल रहा है। सीन सेबेस्टियन पर शिफ्ट होती है, जो अभी अभी सिटी पहुंचा है
और हालात अजीब पाता है। विलेज छोड़ने के बाद से उसने एक भी ज़ॉम्बी नहीं देखा। तभी पास में एक्सप्लोजन होता है और उसे समझ आ जाता है कि कुछ खतरनाक हो रहा है। वो जाना नहीं चाहता, लेकिन उसका छोटा दोस्त जिद करता है। वो दौड़ता है, सोचता है शायद मिलिट्री होगी, लेकिन वहां पहुंचकर वो दंग रह जाता है। विशाल मॉन्स्टर मरा पड़ा है और जारम उसके ऊपर खड़ा है। सेबेस्टियन पास आता है और पूछता है ये सोल्जर कौन है। जारम मुड़ता है और प्रोफेसर सेबेस्टियन किम को पहचान लेता है। सेबेस्टियन चौंक जाता है कि ये जारम है और पूछता है क्या ये सब उसी ने किया। शर्मिंदा होकर जारम मान लेता है कि वो ज़ॉम्बीज से लड़ रहा था और पूछता है कि सेबेस्टियन यहाँ क्यों है। सेबेस्टियन सवाल नज़रअंदाज करता है। इतने सारे ज़ॉम्बीज मारने पर यकीन न करते हुए वो जायंट की ओर इशारा करता है और पूछता है कि जारम ने ये कैसे किया। तभी सेबेस्टियन का अल्बाइनो स्क्विरल आवाज करता है और वो पूछता है क्या हुआ। ऊपर देखते ही दोनों चौंक जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे डायनासोर एरा का मीटियोर पृथ्वी की ओर आ रहा हो। जारम मोटरसाइकिल की ओर दौड़ता है और प्रोफेसर किम को हटने के लिए चिल्लाता है। सौभाग्य से मीटियोर स्लो मोशन में लगता है। उन्हें भागने का समय मिल जाता है, लेकिन साफ है कि मीटियोर उन्हीं को टारगेट कर रहा है। जारम तेजी से बाइक दौड़ाते हुए बुदबुदाता है कि सपनों में ऐसा कभी नहीं हुआ था। मीटियोर सिटी में गिरता है और दोनों बाइक से उछलकर गिर जाते हैं। जारम सिर के बल गिरता है, लेकिन खड़ा हो जाता है, ये समझते हुए कि मीटियोर अपने साथ ज़ॉम्बीज की भीड़ लाया है। काले और लाल पदार्थ से ढकी जमीन से क्रीचर्स उठते हैं। क्रेटर के किनारे खड़ा जारम उन्हें निकलते देखता है। एक स्वॉर्म उस पर टूट पड़ता है और वो चेन्स फिर से एक्टिवेट करता है। एनालिसिस इस्तेमाल करने पर सिस्टम बताता है कि ये करप्टेड ज़ॉम्बीज हैं, किसी अजीब चीज से बदले हुए। सिस्टम नोट करता है कि ये कहीं ज्यादा रेजिलिएंट हैं। ऐसे उसने अपने सपनों में कभी नहीं देखे। वो एक के सिर पर वार करता है, लेकिन फिजिकल अटैक्स अब उतने असरदार नहीं रहे। और भी बुरा ये कि जहां जहां वो मारता है वहीं काला लाल ग्रोच फैलने लगता है। उसे एहसास होता है कि ये ज़ॉम्बीज फायर रेजिस्टेंट हैं। एक पीछे से झपटता है और वो उसका हाथ उखाड़ देता है, लेकिन कुछ ही पलों में वो रीजेनरेट हो जाता है। जैसा उसने सोचा था, ये पर्पल टिंज्ड ज़ॉम्बीज बहुत तेजी से रीजेनरेट करते हैं। बस एक अच्छी खबर यह है कि ये अजीब मॉस जैसे सब्सटेंस तक ही सीमित लगते हैं। सेबेस्टियन उठता है, केओस को समझने की कोशिश करता हुआ। इसी बीच जारम समझ जाता है कि उसने काफी जानकारी इकट्ठा कर ली है और अब रिट्रीट का वक्त है। वो सेबेस्टियन से कहता है कि हालात गंभीर हैं और फिलहाल उसके घर चलने की सलाह देता है। कुछ समय बाद वो जारम के बेस पहुंचते हैं। प्रोफेसर इंप्रेस्ड होता है कि बैरिकेड्स पहले ही तैयार हैं। वो उन्हें बधाई देता है, कहता है कि वो हालात को अच्छी तरह संभाल रहे हैं। जैसे ही जारम दरवाजे के पास आता है, वो नोटिस करता है कि बैरिकेड की ड्यूरेबिलिटी 9 से गिरकर 10 हो गई है। फिर भी ये पहले जितनी ही मजबूत लगती है। अंदर से कोई पूछता है कौन है, और जारम जवाब देता है कि वो है। यांगुन दरवाजा खोलता है, राहत महसूस करता हुआ कि जारम सुरक्षित है। जारम पूछता है क्या सब जाग रहे हैं, और वो बताते हैं कि फायरवर्क से उनकी नींद खुल गई थी। अच्छा है, अगर जरहम मर भी जाता तो वो सब सोते ही रहते। कमाल है। एल्डर्स एक दूसरे से मिलते हैं और यांगशन खुश होता है कि सेबेस्टियन जिंदा है। जारम बीच में टोकता है, कहता है बाद में बातें कर लेंगे, पहले उसे अजीब मीटियोर के बारे में बताना है। पांचों लिविंग रूम में इकट्ठा होते हैं, या यूं कहें 6, क्योंकि एक छोटा सा शरारती भी है। नाई कहती है कि उसे बस इतना समझ आ रहा है कि विलेज अब एक भयानक जगह बन चुका है। यांगशन सर्वाइवर्स की चिंता जताता है, सोचता है कहीं उनका खाना खत्म न हो जाए। लेकिन सेबेस्टियन कहता है कि दुर्भाग्य से इसका कोई हल नहीं है। बात करते करते वो गलती से एक इंग्लिश फ्रेज बोल देता है। डायोंग उसे कोरियन में बोलने को कहता है। फिर सेबेस्टियन पूछता है क्या किसी को क्रोज याद हैं? डायोंग कहता है हाँ, और सुझाव देता है कि उनका इस्तेमाल लोगों तक खाना पहुंचाने में किया जा सकता है। क्रोज काफी इंटेलिजेंट है, शायद ये काम कर जाएं। लेकिन सेबेस्टियन प्रॉब्लम बताता है। क्रोज उसके घर पर हैं, जो शायद ज़ॉम्बीज से भरा होगा। जारम समझता है कि ऐसा रिसोर्स मिलने से रेस्क्यूज में लगने वाला वक्त काफी कम हो जाएगा। यांगशन सवाल उठाता है कि वो क्रोज तक पहुंचेंगे कैसे, वो उड़ तो नहीं सकते। जारम सॉल्यूशन सोचने लगता है। सफल होने के लिए उसे एक बड़ा अपग्रेड चाहिए। उसके पास 4 मैजिक स्टोन्स हैं जिनसे वो वेपन स्ट्रेंथन कर सकता है। समस्या ये है कि उसे नहीं पता स्पेशलाइजेशन एडवांस करने में कितने स्टोन्स लगेंगे। या फिर वो दूसरा ऑप्शन सोचता है, इन स्टोन्स को बाकी 4 पर इस्तेमाल करना। जारम ग्रुप से कहता है कि उसे उनकी मदद चाहिए। बाहर हर एक के हाथ में एक स्टोन होता है। डायोंग पूछता है क्या उन्हें भी फ्लोटिंग लेटर्स दिख रहे हैं। सब कंफर्म करते हैं कि उन्हें भी गेम इंटरफेस जैसा कुछ दिख रहा है। जारम समझाता है कि ये स्टोन स्पेशल एबिलिटीज अवेकन कर सकती हैं, वैसी ही जैसी उसके पास हैं। सेबेस्टियन स्टोन्स की वैल्यू समझता है और पूछता है कि क्या जारम वाकई इन्हें बांटने के लिए श्योर है।
जार्म पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है कि यही सबसे अच्छा ऑप्शन है और उन्हें स्टोन्स इस्तेमाल करने को कहता है। ग्रुप अपने हाथों में स्टोन्स को घूरता है जो चमकने लगते हैं। स्टोन्स डिसॉल्व हो जाते हैं और लाल एनर्जी उन्हें घेर लेती है। डायोंग को सेलेस्टियल डीमन मार्शल आर्ट्स ऑफ जोजान की इनेट एबिलिटी मिलती है। उसकी टेक्निक एडवांस हो जाती है और अब वो मैना को महसूस कर सकता है। ऊर्जा उसके शरीर में भरते ही वो एक जोरदार शाउट निकालता है। उसके शरीर पर लिपटी बैंडेजेस खुल जाती हैं और वो पंच की तैयारी करता है। पूरी ताकत के साथ जमीन पर वार करता है, फिर डबल बाइसेप्स पोज मारते हुए ऐलान करता है कि उसका शरीर ताकत से लबालब है। और तभी उसकी हर्निएटेड डिस्क फिर से दर्द करने लगती है। डांग दर्द से सिकुड़ जाता है और जरहम पूछता है कि क्या वो ठीक है। डांग मान लेता है कि दुर्भाग्य से स्टोन उसकी सबसे बड़ी समस्या ठीक नहीं कर सकता। इसी बीच योंगुन जमीन पर जापानीज स्टाइल का एक घर बना रहा है। उसे वुडन आर्किटेक्चर की इनेट एबिलिटी मिली है। घर डिसमेंटल होकर पिलर्स, स्ट्रक्चर्स, यहां तक कि एक छोटा सा शहर और आर्मी जैसी रचना बना देता है। यांग बेहद खुश है, इसे मजेदार और फैसिनेटिंग बताता है। जरहम दंग रह जाता है। उसे अंदाजा ही नहीं था कि एबिलिटीज का इस्तेमाल इस तरह भी हो सकता है। नेकी और मुड़कर वो उसकी एबिलिटी के बारे में पूछता है। वो शर्माते हुए बताती है कि उसकी एबिलिटी लोगों की इमोशंस देखने देती है। वो जानती है कि डालबोंग 0.4 एम्बैरेसमेंट और 0.7 सैडनेस महसूस कर रहा है। जरहम की ओर देखते ही उसे 0.2 हैप्पीनेस और 0.6 एम्बैरेसमेंट दिखता है। वो कुछ टेस्ट करने का फैसला करती है, पास आती है और मेंटल केयर एक्टिवेट करती है। जैसे ही वो जरहम को छूती है, उसकी हैप्पीनेस बढ़ जाती है और सैडनेस कम हो जाती है। जरहम कहता है कि उसे काफ़ी कंफर्टेबल महसूस हो रहा है। मे उत्साहित होकर कहती है कि ये इनेट एबिलिटीज़ वाकई फैसिनेटिंग है। जरहम नोटिस करता है कि कोई भी हान या उसकी जैसी एबिलिटीज़ का जिक्र नहीं कर रहा। शायद उसके पास कुछ अलग ही है। तभी सेबेस्टियन अचानक चिल्लाता है कि उसे जवाब मिल गया है। वो ऊपर की ओर इशारा करता है और जरहम कंफ्यूज्ड रह जाता है। सेबेस्टियन समझाता है कि अगर मॉन्स्टर्स की वजह से जमीन से नहीं जा सकते तो उन्हें हवा से जाना होगा। बात तो सही लगती है, लेकिन किसी को नहीं पता ये कैसे होगा। अगले दिन घर के चारों ओर एक मैसिव वॉल खड़ी होती है। युंगरेन अपनी एबिलिटीज को कहीं ज्यादा एफिशिएंटली इस्तेमाल कर रहा है, सब कुछ अपग्रेड करता हुआ। जरहम हैरान होता है जब वो दीवार पर उगते पौधे देखता है। पता चलता है कि युंगरेन ने पेड़ों का एक छोटा फॉरेस्ट बना दिया है। आराम से सांस लेते हुए युंगरेन ऐलान करता है कि बेसिक कंस्ट्रक्शन आखिरकार पूरी हो गई है। तभी जोरदार इंपैक्ट होता है। जरहम और डाउंग ट्रेनिंग कर रहे हैं और वो उल्टे दिखाई देते हैं। सच में वो इन्वर्टेड होकर लड़ रहे हैं, इसकी आदत डाल चुके हैं। वो ऐसा स्पारिंग माना को पैरों से चैनल करने की प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। डाउंग से भिड़ना आसान नहीं है। एल्डर बेहद उत्साहित है और कहता है कि अब वो और खेलेंगे। डाउंग सेलेस्टियन डीमन मार्शल आर्ट्स का सेकेंड फॉर्म एक्टिवेट करता है। टाइगर्स डांस फिर से अनलीश होती है। डाउंग जरहम पर अटैक्स की बराज छोड़ देता है और जरहम समझ जाता है कि इस पेस पर वो गिर ही जाएगा। एल्डर उसकी तारीफ करता है कि वो अच्छे से टिके हुए हैं, लेकिन ऐलान करता है कि अगला अटैक उसे खत्म कर देगा। जरहम नोटिस करता है कि डाउंग के स्ट्राइक्स और तेज होते जा रहे हैं। डाउंग कहता है कि अब वो अगले मूव में अपना हार्ट भी जोड़ेगा। जवाब में जरहम माना को अपने पैरों में चैनल करता है, फीट में फोकस करता है और एल्डर की ओर छलांग लगाता है। वो लगभग डाउंग का कान पकड़ ही लेता है, लेकिन एल्डर साइड स्टेप कर जाता है। जरहम पीछा करता है, एक किक बस थोड़ी सी चूक जाती है। डाउंग प्रभावित होता है कि ये बच्चा कितना इंजीनियस है। फिर वो जरहम को पैर से पकड़ लेता है और कहता है कि यही होता है एक सच्चा डिसाइपल। स्पारिंग के बीच कोई जरहम को पुकारता है। सेबेस्टियन है और वो ऑलरेडी उड़ रहा है। थोड़ा अनफेयर लगता है ना? लेकिन अब कॉन्टेक्स्ट साफ हो जाता है जब जरहम कहता है कि सिर्फ 2 दिन में कितना कुछ बदल गया है। दीवार से लटके हुए डालबोंग कहता है, अब इसे कहते हैं फुटवर्क। जरहम ने सेलेस्टियल डीमन आर्ट्स को पूरी तरह स्टडी किया है। एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि उसने सेबेस्टियन के साथ फेवरेबिलिटी मैक्स कर ली है। ट्रांसमिशन इस्तेमाल करके उसे रैंक एनिमल कम्युनिकेशन एबिलिटी मिलती है। हैमिले सेबेस्टियन का कंपेनियन उसके कंधे से कूदता है और जरहम उस पर एबिलिटी इस्तेमाल करता है। सिस्टम अनाउंस करता है कि जरहम ने एक स्पेशल क्रीचर से सफलतापूर्वक कम्युनिकेट किया और उसे स्पेशल स्किल विंग्स सूट मिली। चॉकलेट बार काटते हुए जरहम सेबेस्टियन से कहता है कि अब चलने का वक्त है। नीचे सिटी पूरी तरह अजीब मॉस से ढकी हुई है। सेबेस्टियन कहता है कि फिलहाल प्लान पर ही चलेंगे। जरहम उनके नीचे वुडन आर्किटेक्चर एक्टिवेट करता है। एक पिलर बनता है जो आसमान की ओर उठता है। सिस्टम वॉर्न करता है कि स्ट्रक्चर अपनी लिमिट तक पहुंच गया है। दूर से सिटी दिखती है, लेकिन सेबेस्टियन का घर दूसरी तरफ है। वो पिलर से कूदते हैं और विंग सूट एबिलिटीज एक्टिवेट करते हैं। बाहें फैलाए हुए वो सिटी के ऊपर ग्लाइड करते हैं।
जरहम राहत महसूस करता है कि अजीब मॉस घरों तक नहीं पहुंची है, लेकिन सेबेस्टियन कुछ अजीब दिखाता है। ज़ॉम्बीज बॉडीज उठा रहे हैं। जरहम को ये अटपटा लगता है। वो देखता है कि क्रीचर्स बॉडीज को एक ढेर में फेंक रहे हैं। एक क्रीचर साफ तौर पर उन बॉडीज को अब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे ही वो खत्म करता है, पर्पल मॉस मॉन्स्टर अपनी एनर्जी किसी और क्रीचर में ट्रांसफर करता है। जरहम अविश्वास में देखता है जब एक हेडलेस आर्मर्ड फूला हुआ मॉन्स्टर पैदा होता है। वो जानता है कि इस सब्सटेंस से प्रभावित इरोडेड मॉन्स्टर्स से निपटना कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। उसका सबसे बड़ा डर यह है कि पहले वाला स्टॉकर भी इसी प्रोसेस से गुजरा हो। फिलहाल वो अपने मेन ऑब्जेक्टिव पर फोकस करते हैं। वो सेबास्टियन के घर पहुंचते हैं और वो अपने क्रूज को जिंदा देखकर खुश हो जाता है। क्रूज उड़कर उसके पास आते हैं। तभी सेबास्टियन का डिमीनर बदल जाता है और उसकी पीठ से मैसिव विंग्स निकल आते हैं। जॉम कंफ्यूज्ड है, लेकिन बात साफ है, ये सेबास्टियन की नई पावर है। प्रोफेसर खुद को चेरेबिक एंजल जैसा महसूस करता है, उड़ने लगता है और जॉम को फॉलो करने को कहता है। जॉम शिकायत करता है कि सेबास्टियन अकेले उड़ रहा है, ये अनफेयर है। वो माना को पैरों में चैनल करता है, छलांग लगाता है और ग्लाइड करने लगता है। जमीन पर ज़ॉम्बीज ऊपर देखते हैं, उनकी उड़ान ट्रैक करते हुए। क्रीचर्स अपनी बाहों पर अजीब मैकेनिज्म्स एक्टिवेट करते हैं उन्हें पकड़ने की कोशिश में। दोनों बचते हैं, लेकिन एक क्रो फंस जाता है। इस रफ्तार से तो सब गिर ही जाएंगे। भारी हमले के बीच जॉम चेन से जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन ग्लाइड खो देता है। वो दौड़ने लगता है और सेबास्टियन पीछे से चिल्लाता है। जॉम उसे भरोसा देता है कि वो ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करेगा। प्रोफेसर विरोध करता है, लेकिन जॉम की आंखों में उसका इरादा साफ है। फायरवर्क फ्लेम एक्टिवेट करके वो भिड़ंत में कूद पड़ता है। उसकी जलती चेन ज़ॉम्बीज को चीरती हुई आगे बढ़ती है और वो कहता है कि अब मजा आएगा। एक्सप्लोजिव इम्पैक्ट के साथ उतरते ही जमीन आग के धमाके से फट पड़ती है और ज़ॉम्बीज उड़ जाते हैं। तभी उसके पीछे से भारी फुटस्टेप सुनाई देते हैं। मैसिव हथौड़े से लैस इरोडेड आर्मर्ड मॉन्स्टर आगे बढ़ता है। जॉम मुश्किल से पहला वार बचाता है और उसके सिर पर सीधा पंच मारता है, लेकिन कुछ नहीं होता। चारों ओर ज़ॉम्बीज पास आ रहे हैं। जॉम माना को पैरों में भरकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर अपनी बाहें जोड़कर कैनन बना लेता है। वो एक ज़ॉम्बी उठाता है, उसे हथियार में डालता है और फायर कर देता है। जॉम अविश्वास में आखिरी पल में साइड डॉज करता है। ज़ॉम्बी प्रोजेक्टाइल टकराता है और जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है। धमाका दूर दूर से और क्रीचर्स को खींच लाता है। हताश होकर जॉम जानता है कि उसे जितनी जल्दी हो सके भागना होगा। थका हुआ और कम माना के साथ वो आखिरकार एक बिल्डिंग में छिप जाता है। क्रीचर्स अब भी पास हैं और उसे पता है कि वो बाल बाल बचा है। सिटी में अपनी जगह से वो कुछ अजीब नोटिस करता है। एक घर मॉस से बिल्कुल अछूता है। उसे नहीं पता इसमें कुछ खास है या नहीं, लेकिन वो पता लगाने के लिए तैयार है। अगला सीन दिखाता है जॉम गेट के सामने खड़ा है, एक अजीब बजिंग साउंड सुनता हुआ। वो सोचता है शायद यही वजह है कि मॉन्स्टर्स पास नहीं आ रहे। अचानक गेट के ऊपर एक आदमी प्रकट होता है, पूरा कांपता हुआ। जॉम नोटिस करता है कि वो एंग्शियस है और मेंटल केयर एक्टिवेट करता है। पूछता है कि क्या वो थोड़ी बात कर सकते हैं। वो उसे प्रोटीन बार देता है। पूछता है क्या वो भूखा है। आदमी गेट खोल देता है और अगला सीन उन्हें लिविंग रूम में बैठे दिखाता है। आदमी अपना नाम बताता है, रियू डोंगटैक, अकूस्टिक्स का प्रोफेसर। जॉम अपना परिचय देता है और उस जिस साउंड के बारे में पूछता है जो वो लगातार सुन रहा है। रियू समझाता है कि ये अजीब है क्योंकि इंसानों को वो फ्रीक्वेंसी सुनाई ही नहीं देनी चाहिए। वो बताता है कि उसने एक डिवाइस बनाया है जो लो फ्रीक्वेंसी साउंड एमिट करता है। इसी वजह से उसका घर सुरक्षित रहा। अगर जॉम चाहे तो वो उसे साउंड फाइल शेयर कर सकता है। जॉम बेहद खुश हो जाता है, ये जानते हुए कि ये कितना उपयोगी होगा। इसी दौरान बेस पर सेबास्टियन ग्रेसफुली लैंड करता है। दालबोंग उसे नई विंग्स के लिए बधाई देता है और तुरंत पूछता है कि जॉम कहाँ है। सेबास्टियन मान लेता है कि उसे बचाने की कोशिश में लड़का विलेज में गिर गया। दाओंग उस पर चिल्लाता है, पूछता है कि फिर उन विंग्स का क्या फायदा, जैसे उसने जॉम को छोड़ दिया हो। सेबास्टियन समझाने की कोशिश करता है कि ज़ॉम्बीज अपनी लिम्स आसमान की ओर खींच रहे थे। यंग आता है और पूछता है क्या हो रहा है। दालबोंग गुस्से में कहता है कि सेबास्टियन ने जॉम को मरने के लिए छोड़ दिया। वो खुद जाने को तैयार हो जाता है, कहता है वो खुद निपट लेगा। यंग उसे चेतावनी देता है कि वो पागल हो गया है और उसे पता होना चाहिए कि विलेज नर्क है। लेकिन दालबोंग जोश में है, कहता है वो उन बॉडीज को अपनी मुट्ठियों से तोड़ देगा। नेट शांत रहते हुए आती है और दाओंग से कहती है कि मान लो वो एक दो ज़ॉम्बीज हरा भी दे, अगर लड़ाई लंबी खिंच गई तो क्या होगा। यंग सहमति जताता है, दाओंग को उसकी पीठ की समस्या याद दिलाते हुए। दालबोंग बेहतर सुझाव की मांग करता है। यंग भरोसा दिलाता है कि जॉम इतनी आसानी से नहीं मरेगा, लेकिन दालबोंग अब भी एक्शन चाहता है। नेट सबको शांत रहने और तर्क से सोचने की सलाह देती है। वो सेबास्टियन से पूछती है कि क्या अब क्रोस से सप्लाईज भेजी जा सकती हैं। सेबास्टियन कंफर्म करता है कि ज़ॉम्बीज एनिमल्स पर हमला नहीं करते, तो शायद ये काम करेगा। ग्रुप तय करता है कि पहले सप्लाईज भेजेंगे और एरिया स्काउट करेंगे। दालबोंग की तरह उन्हें मिशन के लिए एक मजबूत फाइटर चाहिए। वहां जाने की जिम्मेदारी किसी भरोसेमंद को देनी होगी।
सेबेस्टियन कहता है कि आसपास कोई सूटेबल नहीं है। पूछता है वो ऐसा इंसान कहाँ से लाएंगे। तभी डैल बोंग अपनी ग्रैंड डॉटर पाकियो का नाम लेता है। उसी पल आइजियो दरवाजा लात मारकर खोलती है, खतरनाक ऑरा के साथ। डी बोंग कहता है कि वो जरूर सरवाइव करेगी और शायद उसने अपनी एबिलिटीज भी अवेकन कर ली हैं। वो गारंटी देता है कि वो रिलायबल और स्किल्ड है। ने पूछती है कि वो उसे कहाँ ढूंढेंगे। डी बोंग बताता है कि वो शायद एनांजिन शहर के मार्शल आर्ट्स डोजो में होगी। सेबेस्टियन इंप्रेस होकर पूछता है कि क्या ये वही डोजो है जो टीवी पर अक्सर आता है। सीन ब्रीफली डोजो पर शिफ्ट होता है। कई गंजे आदमी एक स्टर्न महिला के सामने खड़े हैं। उसकी बाहें क्रॉस्ड हैं। सेबेस्टियन मोंग को बुलाता है। एनिमल्स को फोटो वाली लड़की ढूंढने का निर्देश देता है। तो जो पहले देखा था वो सिर्फ फोटो थी। एनिमल्स उड़ जाते हैं, उसके लिए चॉकलेट भी ले जाते हुए। रियू डोंग टैक के घर वापस वो जाम से पूछता है कि क्या वो श्योर है सप्लाईज पहुंचेंगी। जारहम बताता है कि वो रास्ते में है। कुछ ही पलों में क्रोज प्रोटीन बार्स और मैप्स पहुंचा देते हैं। रियू हैरान रह जाता है कि ये सच में काम कर गया। कहता है कि जाम के बेस पर जरूर अच्छे साथी होंगे। खुद को कावर्ड कहकर माफी मांगते हुए रियू पूछता है कि क्या जाम उसे एलाय के रूप में स्वीकार करेगा। जारहम बिना हिचक हामी भर देता है। उसी के साथ उनकी फेवरेबिलिटी बढ़ जाती है और ट्रांसमिशन स्किल एक्टिवेट हो जाती है। जारहम एबिलिटी इस्तेमाल करता है और दोनों फेमिलियर सर्कल से घिर जाते हैं। स्किल सफलतापूर्वक एक्वायर हो जाती है। जाम सोचता है कि शायद इससे यहां से निकलना आसान हो जाएगा। उसे रैंक F अकूस्टिक एबिलिटी मिलती है, जिससे वो माना का इस्तेमाल करके किसी भी चीज में साउंड इंसर्ट कर सकता है। वो चेन उठाता है और मैजिक अप्लाई करता है। अटैक की तैयारी करके वो जमीन पर वार करता है। लगता है इम्पैक्ट और ज्यादा बना। शायद वो पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन जाम उत्साहित है। कहता है एबिलिटी कमाल की है। डोंग टैक पूछता है कि जो साउंड उसने सुनी क्या वो चेन्स की वाइब्रेशन थी। लड़का कंफर्म करता है और डोंग टैक कहता है कि ये बेहद पावरफुल टेक्निक है। अभी भी जिज्ञासा है कि ये क्या करेगा, लेकिन लड़का कॉन्फिडेंट है कि ये उन्हें भागने में मदद करेगा। तभी उनके सामने एक किटन म्याऊं करती है। पतली सी बिल्ली कार के नीचे छुपी होती है। डोंग टैक जाम से रुकने को कहता है और बिल्ली के लिए कुछ खाने लाने अंदर जाता है। वो जल्दी लौटकर 2 छोटे बोल्स रख देता है। किटन खाने लगती है और प्यार भरे जेस्चर्स दिखाती है। बिल्ली खुश हो जाती है। तभी वो एनिमल कम्युनिकेशन एबिलिटी एक्टिवेट करता है। क्योंकि उसने टेरी नाम की एक स्ट्रे कैट के प्रति सिंपैथी दिखाई, उसे स्पेशल एबिलिटी मिलती है। इसके साथ उसकी वो एबिलिटी जो कपड़ों की मदद से उड़ने देती थी, उसमें एजाइल मूवमेंट का मॉडिफिकेशन जुड़ जाता है। वो तुरंत एक्टिवेट करता है और अचानक उसके पैर बदल जाते हैं, बिल्कुल विशाल पंजों जैसे। वो एक पल के लिए तैयार होता है और अगले ही क्षण डोंग टैक को समझ ही नहीं आता कि लड़का गया कहाँ। फिर अचानक वो उसके पीछे दिखाई देता है और कहता है कि वो बस वहीं था। डोंग टैक हैरान रह जाता है कि उसके पास पहले से ही एक और एबिलिटी है। जेरहम कंफर्म करता है और कहता है कि ये अच्छी एबिलिटीज में से एक है, लेकिन अब निकलने का वक्त है। मगर मोटा सा आदमी डर जाता है और कहता है कि अगर वो अभी निकलें तो सिर्फ रास्ते में रुकावट बनेंगे, क्योंकि सिटी ज़ॉम्बीज से भरी हुई है। फिलहाल वो सिर्फ कुछ सप्लाईज इकट्ठा करना चाहता है। जेरहम समझता है कि उसकी बात मानना ज़्यादा सुरक्षित है, क्योंकि ये जगह ज़ॉम्बीज से इम्यून है। वो आदमी रिसोर्सेज मांगने के लिए माफ़ी मांगता है, लेकिन लड़का कहता है कोई बात नहीं, क्योंकि उसके पास काफ़ी स्टॉक है। अपने ड्रीम्स से आई अपोकलिप्स एंजाइटी की वजह से उसने पहले ही अपना वेयरहाउस भर रखा था। डोंग टैक उसका धन्यवाद करता है और कहता है कि वो उसी पर भरोसा कर रहा है। हमारा लड़का क्रोज को बुलाता है और फिर अपने बिल्ली जैसे पैरों के साथ निकल जाता है। लगता है करप्टेड ज़मीन उस पर रिएक्ट नहीं कर रही और अब वक्त है अपनी नई एबिलिटीज़ को पूरी तरह इस्तेमाल करने का। उसके सामने कई ज़ॉम्बीज़ खड़े हैं। वो चेन पर साउंड एबिलिटी तैयार करता है और कहता है कि वो उनसे भागते भागते थक चुका है। वो उनकी ओर दौड़ता है और अकूस्टिक मैजिक एक्टिवेट करता है। ऐसा लगता है जैसे अब उसे चेन पर पूरा कंट्रोल मिल गया हो, क्योंकि वो सीधे मॉन्स्टर के फोरहेड पर जा लगती है। यहाँ तक कि इरोडेड क्रीचर भी अब टिक नहीं पाता। जो हमले पहले सिर्फ सिर को डेंट करते थे, अब पूरी तरह अलग हैं। ज़ॉम्बीज़ ज़मीन पर बिखरने लगते हैं और बाकी की तरह नहीं, बल्कि ये क्रिस्टल्स छोड़ते हैं। लेकिन जैसे ही वो उन्हें उठाने बढ़ता है, उसके पीछे टेंटिकल्स निकल आते हैं। हमला उसकी ओर आता है, लेकिन वो मुड़कर चेन से वार करता है। उसे लगा था क्रीचर्स रेजिस्ट करेंगे, लेकिन फिर से वो मक्खन की तरह कट जाते हैं। दिक्कत यह है कि वो धीरे धीरे घिरता जा रहा है। वो कैटलीप एक्टिवेट करता है और दीवार पर कूद जाता है। ज़ॉम्बी होड को देखकर वो समझ जाता है ये जगह एक ट्रेजर चेस्ट है। वो वापस फाइट में उतरता है, अकूस्टिक मैजिक एक्टिवेट करता है और चेन घुमाता है। वो चिल्लाता है अटैक कमासू जब ज़ॉम्बीज़ उसकी ओर दौड़ते हैं। काफ़ी वक्त बीत जाता है और वो अब भी टेंटिकल्स को चेन से पीट रहा होता है। जब वो पीछे देखता है तो कोई ज़ॉम्बी नहीं आ रहा होता और क्रिस्टल्स का ढेर लगा होता है। लगता है ट्रेजर हंट खत्म हो गई। तभी सिस्टम उसे सीक्रेट मिशन पूरा करने का रिवॉर्ड देता है। वो पहला इंसान है जिसने 10 इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज़ हंट किए और उसे 10 kg इन्वेंट्री मिलता है। एक बैग उसके हाथ में प्रकट होता है और सिस्टम बताता है कि यही इन्वेंट्री है।
अचानक इन्वेंट्री उसके हाथ से कूदकर एक क्रिस्टल के पास गिरती है और उसे खींचने लगती है। ये हाई ग्रेड इन्वेंट्री ज़मीन से सब कुछ अपने आप कलेक्ट करने लगती है ताकि उसे कुछ उठाना भी ना पड़े। वो उस बेवकूफ़ी भरी मुस्कान के साथ खुश होता है कि ये कितना कन्वीनियंट है। तभी उसका चेहरा बदल जाता है। उसे कुछ अजीब महसूस होता है। उस भारी वाइब से वो जान जाता है ये वही है। कैनन वाला हल्किंग ब्रूट पास आने लगता है। हमारा लड़का इन्वेंट्री निकालता है और कहता है अब इसे इस्तेमाल करने का वक्त है। उसके अंदर से एक गोल्डन जेम निकलता है जो उसने पहले उन क्रीचर्स को हरा कर पाया था। सिस्टम बताता है कि ये उसके वेपन को अपग्रेड करेगा और पूछता है क्या वो इसे इस्तेमाल करना चाहता है। जाहिर है वो तुरंत स्ट्रेंथन करने का फैसला करता है। उसी पल फ्लेम चेन इवॉल्व होकर रैंक डी ब्लू फ्लेम चेन बन जाती है और उसे एडिशनल एबिलिटी मिलती है ब्लू फायर ड्रैगन। मॉन्स्टर कैनन तैयार करता है और उसे निशाना बनाता है। गोली चलती है ठीक उसी वक्त जब जेरहाम ब्लू ड्रैगन एक्टिवेट करता है। वो ज़ॉम्बी की ओर दौड़ता है। ड्रैगन प्रकट होता है और प्रोजेक्टाइल को चीरते हुए ज़ॉम्बी की ओर टूट पड़ता है। हेडलेस मॉन्स्टर समझ नहीं पाता कि ब्लास्ट क्यों नहीं हुआ। ड्रैगन आगे बढ़ता है और उसे काट लेता है। इसी बीच चेन ब्रूट की बाह में लिपट जाती है। जैसे जैसे हमारा लड़का पास आता है लगता है वो बाह पहले ही खत्म हो चुकी है। दूर से ही उसने मॉन्स्टर की दोनों बाहें और कैनन छीन लिया। फिर भी मॉन्स्टर किसी तरह हमला करता है, लेकिन जेरहाम सब देख लेता है और कहता है कि ये बहुत स्लो है। वो पैरों में कैट पावर एक्टिवेट करता है और चेन के साथ डॉज करने लगता है। ऐसा लगता है जैसे उसके पास इन्फिनिट माना हो। वो नोटिस करता है कि मॉन्स्टर के हिस्से जब कार से टकराते हैं तो सब कुछ पिघल जाता है। फिर भी सामने खड़ा ये क्रीचर ज़्यादा जिंदा नहीं लगता। मॉन्स्टर रुक जाता है और वो पूछता है क्या वो चिल्ला चिल्ला कर थक गया है। तभी ब्रूट आसमान की ओर दहाड़ता है। अजीब तरह से ज़मीन उसकी ओर खींचने लगती है और प्रोटैगनिस्ट को अंदाज़ा नहीं कि अब क्या होने वाला है। एनर्जी एब्जॉर्ब करते ही उसकी बाहें रीजेनरेट होकर ब्लेड्स बन जाती हैं। अब मॉन्स्टर का सिर फूल की तरह खुल जाता है, दांतों से भरा हुआ। ये क्रीचर्स कितने घिनौने हैं। वो लड़के की ओर छलांग लगाता है और वो नोटिस करता है कि वो अब कहीं ज़्यादा तेज़ है। वो चेन से बचाव करता है लेकिन बहुत करीब था। सिर पर लगते लगते बच जाता है। इम्पैक्ट इतना ज़ोरदार होता है कि वो पीछे जा गिरता है। इसी बीच मॉन्स्टर उसके सिर को काटने आ रहा है। हमारा लड़का कैट पावर से छलांग लगाता है और कहता है कि तभी तो सब कुछ इतना आसान लग रहा था। अब वो ब्लू फायर हेलीकॉप्टर मूव बुलाता है। वो जानता है जितनी कठिन चुनौती उतना बड़ा रिवॉर्ड। मॉन्स्टर फिर से चार्ज करता है। इसी दौरान पास ही कोई ये सब ऑब्जर्व कर रहा होता है। एक सूट पहना आदमी पूछता है कि इस लड़के ने अब तक कितने मैजिक स्टोन्स इकट्ठा कर लिए होंगे। मिलिट्री का कोई आदमी पूछता है कि क्या वो उसे टारगेट बनाना चाहता है। सूट वाला आदमी हंसता है और पूछता है क्या वो डर गया है। सोल्जर समझाने की कोशिश करता है कि साफ है वो लड़के से हार जाएंगे, इसलिए एलाय बनना बेहतर है। लेकिन सूट वाला कहता है कि इसी वजह से उसे मारना जरूरी है। इतना ताकतवर इंसान खुले में नहीं छोड़ा जा सकता। एलाय बनाना भी जोखिम भरा है क्योंकि वो किसी भी पल धोखा देकर उन्हें मार सकता है। सोचो अगर बूढ़ा आदमी भी मैजिक स्टोन्स बांट रहा था तो इस लड़के को मारकर कितने मिलेंगे। तभी उनके पीछे जोरदार धमाका होता है। वो बाइनोक्यूलर से दोबारा देखते हैं और धुएं के बीच क्रीचर को मरा हुआ देखते हैं। उसके सिर के बीचों बीच एक और जायंट येलो क्रिस्टल होता है। उन्होंने रेड के अलावा कभी और टाइप देखा ही नहीं था। सूट वाला आदमी कहता है ये हंट बहुत बड़ी होने वाली है। प्रोटैगनिस्ट एक और क्रिस्टल इन्वेंट्री में डाल देता है। सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि वो दुनिया का पहला इंसान है जिसने ज़ोंबी म्यूटेंट को हंट किया। रिवॉर्ड के तौर पर उसे एरिया प्रोक्लेमेशन मिलता है। वो एक रीजन को अपना रेजिडेंस डिक्लेयर कर सकता है और एलाइज को बफ्स मिलेंगे। ये उसके लिए परफेक्ट है क्योंकि उसका बेस पहले से मौजूद है। तभी उसके पीछे कोई कहता है कि वो लेट हो गया। जेरम तुरंत पहचान लेता है और सोचता है ये साइकोपाथ पार्क यहाँ क्या कर रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि 2021 में इस आदमी को यंग एंटरप्रेन्योर के तौर पर सम्मानित किया गया था। वो बेहद सफल था और चैरिटी एंजल माना जाता था, लेकिन उसकी असली फितरत बिल्कुल अलग थी। न्यूज़ पर कोई पूछता है कि गायब सीरियल किलर केस कब सॉल्व होगा। जेरम जानता है कि ये आदमी लोगों को मरते देखने में मजा लेता है क्योंकि उसने अपने नाइटमेयर्स में उसकी ये शक्ल कई बार देखी है। कई लोग लकड़ी के खंभों से बंधे हैं और पार्क कहता है कि आज सोसाइटी को कचरे से मुक्त किया जाएगा। लोग चीयरिंग करते हैं जबकि कैदी चीखते हैं और उन्हें क्रूर हत्यारा कहते हैं। पार्क कहता है कि अगर लीडर के ऑर्डर्स मान लेते तो ये सब ना होता। एक आदमी उस पर थूकता है और उसे नर्क जाने को कहता है। पार्क अपना चेहरा पोंछता है और पूछता है नर्क होता क्या है। फिर वो उसे काटता है और कहता है अगर ऐसी जगह है भी तो पहले वहीं रहेंगे। वो सबको आदेश देता है कि नए गवर्नेंस के खिलाफ जो भी हो उसे मार दो।
उन कैदियों में एक यंग जेरहम भी होता है। वर्तमान में वापस जेरम को यकीन नहीं होता कि वो इस आदमी से यहाँ मिलेगा, लेकिन वो खुद को खुशकिस्मत मानता है। शायद जानकारी जुटाने का ये सही मौका है। वो एनालिसिस एबिलिटी एक्टिवेट करता है। एनालिसिस करते ही वो देखता है कि पार्क के साथ मौजूद दो लोग नॉर्मल ह्यूमंस हैं, बस एक फर्क के साथ, उन सब में ह्यूमन स्टोन ईटर एट्रीब्यूट है। जेरम तुरंत समझ जाता है कि ये लोग लोगों को मारकर मैजिक स्टोन्स हासिल कर रहे हैं। पार्क हाथ उठाकर कहता है कि डरने की जरूरत नहीं, वो ट्रबल करने नहीं आए हैं। ऐसे समय में एकजुट होना जरूरी है और वो पूछता है क्या जेरम उनके ग्रुप में शामिल होना चाहता है। अचानक इनविटेशन से जेरम कंफ्यूज हो जाता है। पार्क बताता है कि वो मॉल या ऐसी किसी जगह पर कब्जा करके बेस बनाना चाहते हैं और लोगों को रिक्रूट करेंगे। जेरम पूछता है क्या वहां पहले से लोग हैं और क्या वो अवेकेंड हैं। पार्क कहता है नहीं, बस कुछ चाइनीज रेस्टोरेंट्स के लोग हैं, इसलिए चिंता की बात नहीं। वो जेरम को जितना चाहे उतना खाना देने का वादा भी करता है। तभी जमीन कांपने लगती है। सब कंफ्यूज होकर इधर उधर देखते हैं। फिर सिस्टम विंडो आती है जो सिर्फ डेंजर की वार्निंग देती है और अनाउंस करती है कि परस्यूट शुरू हो चुका है। जेरम को समझ नहीं आता इसका मतलब क्या है। अचानक जमीन से टेंटिकल्स निकलने लगते हैं। दोनों ओर से ज़ॉम्बीज आकर ग्रुप को घेर लेते हैं। सोल्जर हमला शुरू करता है और बैट वाला आदमी घबरा जाता है। पार्क सबको बेस की ओर रिट्रीट करने का आदेश देता है। जेरम सहमत होता है और पार्क से रास्ता दिखाने को कहता है। वो चेन घुमाकर ज्यादातर टेंटिकल्स साफ कर देता है। ये देख असैसिन बेचैन हो जाता है। फिर भी पार्क को भरोसा है कि अगर जेरम ने गार्ड नीचे किया तो वो उसे गिरा सकता है। पार्क दूसरी दिशा में बढ़ता है और जेरम को फॉलो करने को कहता है। फिलहाल जेरन साथ खेलने का फैसला करता है, ये देखने के लिए कि आगे क्या होता है। कम से कम ये केओस उसे भागने में मदद कर सकता है। कार्स के पीछे चलते हुए वो खुद से कसम खाता है, पार्क हंसुंग यहीं मरेगा। आगे पार्क कुछ ज़ॉम्बीज मार देता है, लेकिन सब नोटिस करते हैं कि होड़ कम नहीं हो रहा। तभी कोई सोल्जर को झुकने को कहता है। जेरम चेन घुमाकर आगे के ज़ॉम्बीज उड़ा देता है। जेरम सोल्जर को डांटता है और कहता है, जागो और स्पीयर ठीक से चलाओ। लगता है सारा हैवी लिफ्टिंग वही कर रहा है। अब बाकी लोग डरने लगते हैं। वो सोचते हैं ऐसे इंसान को वो कभी कैसे हरा पाएंगे। यहाँ तक कि पार्क भी समझ जाता है कि एक गलतियों से सब कुछ खोने पर मजबूर कर सकती है। उसके साथियों के रिएक्शंस अच्छा संकेत नहीं है। तभी पार्क अचानक फियर एबिलिटी एक्टिवेट करता है। एक अजीब ऑरा फैलता है और आसपास के ज़ॉम्बीज जम जाते हैं। एक जायंट ब्लू हेड प्रकट होता है जो चीख रहा होता है। ज़ॉम्बीज डिसओरिएंटेड हो जाते हैं और पार्क उन्हें काटने लगता है, हमेशा उस अजीब टंग के साथ। उसके साथ ही उसकी तारीफ करते हैं कि अवेकेंड व्यक्ति से यही उम्मीद होती है। फिर वो आगे बढ़ते हैं। ग्रुप आसानी से रास्ता बनाता है। कम से कम अब जार्म को पार्क की एबिलिटीज का अंदाजा हो गया है। उसकी पावर्स असैसिनेशन के लिए बनी है, ये जानना जरूरी था। कुछ देर बाद वो मॉल में दाखिल होते हैं। सब थके हुए हैं और कहते हैं कि वो मरते मरते बचे। पार्क औपचारिक रूप से अपना परिचय देता है और कहता है कि अभी वो एक दूसरे को ठीक से नहीं जानते। जार्म भी अपना नाम बताता है, लेकिन तुरंत रेस्टोरेंट के कुक के बारे में पूछता है। पार्क कहता है कोई दिक्कत नहीं और उसे दिखाने ले चलता है। कॉरिडोर से होते हुए वो एक दरवाजे पर रुकते हैं। पार्क बताता है कि अंदर का आदमी थोड़ा अजीब है, इसलिए हैरान मत होना। दरवाज़ा खुलता है और ज़मीन पर बंधा हुआ आदमी दिखता है। जार्म एनालिसिस करता है। आदमी का नाम एस हैमंड है, उम्र 30 साल और एबिलिटी कुक। जार्म नोटिस करता है कि बाकी लोगों के विपरीत उसके पास ह्यूमन स्टोन ईटर एबिलिटी नहीं है। पार्क जार्म को बुलाता है और कहता है कि वो ज़्यादा हैरान नहीं लग रहा। जार्म कहता है कि उन्होंने कहा था आदमी अजीब है, इसलिए उसे बंधा हुआ देखकर अंदाज़ा लगा लिया। पार्क को अजीब लगता है कि जार्म इतनी नेचुरल रिएक्शन दे रहा है। वो कहता है कि उसे लगा जार्म गलत समझ सकता है, इसलिए उसने पहले एक्सप्लेन किया था। जार्म पूछता है कि पार्क ने आदमी को बांधा क्यों है, शायद वो किसी काम का है। सोल्जर सहमत होता है, लेकिन दूसरा आदमी पूछता है उसका क्या मतलब। जार्म कहता है ये किसी को जिंदा रखने का तरीका है, वो एक मैजिक स्टोन के लायक है। पार्क का चेहरा तुरंत बदल जाता है। वो हंसने लगता है और कहता है कि जार्म मारने की बात करते हुए बेहद ईमानदार है। जार्म पूछता है क्या ये एंटरटेनिंग नहीं है। पागल मुस्कुराता है और कहता है दुनिया कितनी छोटी है कि उसे खुद जैसा कोई मिल गया। कितना ट्विस्टेड साइको है वो। उसने कीड़े मारे, जानवर मारे और वो बर्दाश्त के बाहर था। वो बताता है कि उसका परिवार भी उसे समझ नहीं पाया। तभी उसने एंटरप्रेन्योर बनने का फैसला किया और दौलत के पीछे अपनी इच्छाओं को छुपा लिया। दोस्तों, अगर आपको ये छोटा सा चैप्टर पसंद आया हो तो जल्दी से 2500 लाइक्स, 550 कमेंट्स और हाइप बटन दबाना मत भूलना। अगर आप सपोर्ट करते रहोगे तो कल ही पूरा 1 घंटे का एपिसोड लेकर आऊँगा। तो अभी जाओ, लाइक करो, कमेंट करो, हाइप बटन दबाओ और शेयर भी कर दो।